हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। हमारे आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पॉलिटी के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पार्लियामेंट की। अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करें एज फार एज यूपी पीसीएस या फिर यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की बात करें अगर हम, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो होता है वो पार्लियामेंट होता है या फिर फंडामेंटल राइट होता है। अगर आपने पार्लियामेंट और फंडामेंटल राइट इन दोनों चैप्टर से कमांड कर ली ना, तो समझ लो आपके एग्जाम में मिनिमम 2 क्वेश्चन तो सही होंगे ही। वैसे तो ज़्यादा बहुत क्वेश्चन आते हैं इन चैप्टर से, बट मिनिमम एक ना एक क्वेश्चन आना तो फिक्स है ना। तो क्यों छोड़ा जाए एक भी क्वेश्चन, है ना। तो पार्लियामेंट बहुत बड़ा चैप्टर है। घटना चक्र में टोटल 3 पार्ट में दिया हुआ है। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं कोशिश करूंगा इस लेक्चर में कवर किए जाएं, है ना। और सिर्फ कवर ना किए जाएं, सिर्फ पढ़ाया समझाया ना जाए, बल्कि आपको चीज़ें याद भी रहें आपके एग्ज़ाम तक, इसकी भी पूरी कोशिश मेरी तरफ से होगी। ओके, क्लास शुरू होने से पहले अगर आप लोग इस क्लास में प्रेजेंट हो तो कमेंट में प्रेजेंट ज़रूर लगाना, ताकि मुझे पता चले कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग पढ़ भी रहे हो। वॉर रूम को स्टार्ट हुए 1 हफ्ते हो गए हैं। आई होप आप लोगों का जोश कम नहीं हुआ होगा। आप लोग बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि रिवीजन के लिए टाइम चाहिए सर, 1 दिन का ब्रेक दे दो। देखो, इतने बड़े लेक्चर्स नहीं है कि आपको रिवीजन के लिए 1 दिन का टाइम मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम 1 घंटे 1.5 घंटे के मैक्सिमम लेक्चर होंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा, है ना। तो उसी में से इसी को देखो, थोड़ा बहुत शाम को 2-3 घंटे फ्रेश हो लिया करो, कोई गेम खेल लिया करो, स्पोर्ट खेल लिया करो। अभी एग्जाम तक ना अपने माइंड को एक्सक्यूज़ मत दो पढ़ाई ना करने के। आप में से बहुत से लोग होंगे जो ऐसा सोच रहे होंगे कि चलो मैं 3-4 दिन का ब्रेक ले लेता हूँ, फिर ये सारे लेक्चर से एक साथ देख लूँगा, 1-1 घंटे की तो है। बट ट्रस्ट मी, आपके ब्रेन की ना एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी होती है। डेली अगर उसको थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्व करवाओगे तो वो अच्छे से एब्जॉर्व कर लेगा। एक साथ सब कुछ एब्जॉर्व करोगे तो फिर थोड़ी सी मुश्किल होगी, है ना। सो थोड़ा थोड़ा हम डेली पढ़ा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, चीज़ें याद करते रहो, और एग्ज़ाम में जाके इसका जादू देखना। ओके, सो शुरू करते हैं इस जादुई लेक्चर को। सबसे पहले बात करेंगे पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट शुरू करने से पहले जो सबसे बड़ा टास्क है, जिससे आप लोग बहुत डरते हो, पार्लियामेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 79 जो कि पार्लियामेंट की बात करता है, तो 79 से लेकर के लगभग 123 तक जो ऑर्डिनेंस वाला है, वहाँ तक हम इन आर्टिकल्स को याद कर लेते हैं। याद रखना, सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं पहले उनको मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू याद करवा देता हूँ, उसके बाद हम इस चैप्टर की रीडिंग लेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिख दिए हैं, उनके प्रोविजंस लिख दिए हैं, किस बारे में है वो आर्टिकल्स, और यहाँ पे मैंने ट्रिक्स लिखी हैं। ये ट्रिक्स आप खुद पढ़ोगे तो शायद समझ ना आए, इसलिए मैं पहले आपको ट्रिक्स याद करवा देता हूँ। सारे आर्टिकल्स पे कमांड होनी चाहिए। ओके, सो बहुत ध्यान से सुनो। अगर लेक्चर की स्पीड फास्ट कर रखी है, थोड़ी देर के लिए स्लो कर लो। इन आर्टिकल्स को याद करना ज़रूरी है। ओके, सबसे पहला आर्टिकल जो पार्लियामेंट की बात करता है वो है 79। ये बताता है कि पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं। तो आर्टिकल 79 बात करता है पार्लियामेंट की। ओके, पार्लियामेंट से उम्मीद की जाती है कि पक्ष विपक्ष सभी साथ में आके सब फैसले लें, मगर यूजुअली ऐसा होता नहीं है। खास करके करंट सिनेरियो में देखा जाए तो पार्लियामेंट सच में एक वॉर रूम ही बन गया है। तो सही मायने में वॉर रूम आज ही चल रहा है, क्योंकि आज हम पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, है ना। तो 7-9 जब पक्ष कहता है, सरकार कहती है 7 दो, विपक्ष कहता है 7 नहीं देंगे, 7-9, नो 7 नहीं देंगे, हमारी बात मानो, तो 7-9 वाला वॉर रूम पार्लियामेंट में अक्सर चल रहा है। राइट, 7-9 याद रखना। पार्लियामेंट में क्या चल रहा है? वॉर रूम चल रहा है, इसलिए कोई किसी का साथ नहीं दे रहा है। 7-9, 7-9 याद रखना, याद रहेगा ना। बेसिक आर्टिकल है पार्लियामेंट का 79। आर्टिकल 80 और 81 बात करते हैं राज्यसभा और लोकसभा की, ठीक है। तो आर्टिकल 80 राज्यसभा के बारे में बात करता है। कैसे याद रखोगे? राज्यसभा में कौन से लोग होते हैं? यूजुअली एलीट लोग होते हैं, एलीट क्लास के लोग होते हैं, ठीक है। 80 एलीट, 80 एलीट, इस तरह से याद रखना। राज्यसभा का आर्टिकल 80 होता है। ओके, इसमें ही बताया गया राज्यसभा कंपोजिशन क्या होगा, कितने मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, बताओ। 12 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं ना प्रेसिडेंट। कौन कौन से फील्ड से मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है? तो लस्सी वर्ड याद रखना। आर्टिकल 80, प्रेसिडेंट पिलाते हैं एलीट लोगों को लस्सी। राइट, कैसे याद रखोगे लस्सी? देखो, लस्सी याद रखने का तरीका ये है कि लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस और साइंस, तो लस्सी बन जाती है। राइट, यहाँ पे SCI ये साइंस है। ओके, लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस और साइंस, इन चारों फील्ड से प्रेसिडेंट 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं राज्यसभा के अंतर्गत। ओके, अब यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी बनती है, गूगल पे जाओ, अभी लास्ट ईयर जुलाई में 4 नए लोगों को प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, उनको सर्च करो कौन है वो लोग। ऐसे थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज भी लेक्चर के साथ किया करो। मेरा काम है आपको गाइड करना, सो थोड़ा बहुत वर्क आपको खुद भी करना पड़ेगा। राइट, इसी बहाने आप करंट अफेयर में अपडेटेड भी हो जाओगे। तो जाके देखो गूगल पे कि आर्टिकल 80 के तहत प्रेसिडेंट ने कौन से एलीट लोगों को लस्सी पिलाई है। राइट, लोकसभा का आर्टिकल है 81। ये तो सिंपल है याद रखना, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में 18 साल से कम उम्र के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो 18 का ही उल्टा कर दोगे 81 आ जाएगा, है ना। आर्टिकल 83 बात करता है ड्यूरेशन की, ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा लोकसभा इन सब की।
कि कौन सा हाउस परमानेंट है, कौन सा 5 साल के लिए, ये सारी बातें आर्टिकल 83 में बताई गई हैं। कैसे याद रखोगे इसको? देखो मैं सारी चीज़ें प्रोविजंस वगैरह अब आराम से भी समझाऊंगा, फिलहाल सिर्फ आर्टिकल याद करें, ठीक। तो 83 बात करता है ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन यानी कि आर्टिकल 83 पूछता है, ओ आर्टिकल 81 यानी ओ राज्यसभा लोकसभा, तेरी ड्यूरेशन क्या है? तो 81 की पूछता है तेरी ड्यूरेशन क्या है, तो 81 तेरी, ठीक है। 83 यानी कि 80 की ड्यूरेशन पूछ रहा है, ओके। 81 तेरी ड्यूरेशन क्या है, इन लोगों से पूछ रहा है 83, आप लोग बताइए तेरी ड्यूरेशन क्या है, तो तेरी 3 से तेरी याद रखना, ओके। 81 तो पता ही है। अब 81 याद हो गया तो आगे के आर्टिकल से याद करना बहुत आसान है, बस आपको 81 याद रखना है। तो 81 तेरी ड्यूरेशन क्या है, ये पूछ रही है 83 में, ठीक है। 81 आर यू क्वालिफाइड फॉर बिकमिंग मेंबर ऑफ राज्यसभा लोकसभा, आर यू क्वालिफाइड फॉर बिकमिंग मेंबर ऑफ 8081, तो 8081 से पूछ रहा है आर यू क्वालिफाइड फॉर यानी 84 याद रखना, ठीक है। समझ आ रहा है ना? 83 तेरी ड्यूरेशन क्या है, 84 आर यू क्वालिफाइड फॉर, तो 4 याद रखना, क्या तुम क्वालिफाइड हो मेंबर बनने के लिए? क्वालिफिकेशन किस में दी गई है, वो 84 में, ओके। 85 बात करता है सेशंस की, है ना। तो 85 81 के कैसे सेशंस होंगे, ठीक है। सेशन में समन कौन करेगा, प्रोरोग कौन करेगा, डिसॉल्व कौन करेगा, सारी बातें इसी में लिखी हैं 85 में ही, राइट। तो सेशंस तो एस से सेशन होता है, एस से 5 होता है, तो याद रखना 80 की बात हो रही है, 85 सेशंस की बात कर रहा है, ओके। तो याद रहेगा ना। तो इस तरह से हमें 81 अगर याद था तो आगे 83 तेरी ड्यूरेशन क्या है, 84 आर यू क्वालिफाइड फॉर, 85 तो सेशन देख के, सेशन 5 दोनों ही एस से आता है, एस और 5 एक जैसा लगता है ना, तो याद रखना इसको, ओके। सो आई होप आपको 79 से 85 तक के आर्टिकल याद हो गए होंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 93, ओके, जो कि बात करता है स्पीकर की। आर्टिकल 93 बात करता है स्पीकर की, कैसे याद रखोगे? 93 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 93, राइट। तो जैसे लोग संसद में जाते हैं, राइट, संसद में जाते हैं तो बहुत लोग कोशिश करते हैं कि भाई शुरू किया जाए क्या, तो नहीं, स्पीकर को लोग बोलते हैं नहीं तेरे आने पे ही कार्रवाई शुरू होगी, ठीक है। स्पीकर बोलता है भाई मैं चाय में पी के आ रहा हूँ, आप लोग शुरू करो बातचीत, तो लोग कहते हैं नहीं भाई तेरे आने पे ही बात शुरू होगी, तेरे आने पे 93, तेरे आने पे 93, इस तरह बोलोगे ना तो याद हो जाएगा। इस तरह से वर्ड कनेक्शन से चीज़ें याद किया करो तो आपको लंबे समय तक याद होगी, ओके। अच्छा, आप में से बहुत से लोगों, शायद आपने मल्टीपल रिविजन्स किया हो तो शायद आपको ये आर्टिकल से याद भी हो, बट मेरा ड्यूटी है उन लोगों को भी याद करवाना जो ये लेक्चर्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिनका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, तो मुझे तो आर्टिकल से याद करवाना ही है। शायद आप लोगों को बहुत बेसिक चीज़ लगे, सर आप आर्टिकल 93 इतना ट्रिक से को याद करवा रहे हो, तो वैसे भी याद है, तो आप सिर्फ रिवीजन के लिए देख लो, बट मेरी ड्यूटी है उन लोगों को भी याद कराना जो लोग पहली बार लेक्चर देख रहे हैं या पहली बार टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे आपको डिफिकल्टी होती थी ना, वैसे उन लोगों को अभी डिफिकल्टी होती होगी, है ना। सो उनके लिए भी कंसिडरेट रहना है हमें। तो आर्टिकल 93 तेरे आने पे, 93 तेरे आने पे याद रखना, ओके। तेरे आने पे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी, स्पीकर को लोग बोलते हैं, ओके। ऐसे भी याद रखते हो भाई, तेरे आने पे स्पीकर बजने लगते हैं, उसके पहले स्पीकर ऑफ रहता है लोकसभा का, ठीक है, इस तरह से याद रखना। 99 ओथ की बात करता है, 99 नौ न्यू, ठीक है, न्यू लोग न्यू मेंबर आते हैं तो पहले ओथ लेना पड़ता है उनको, एमपीज़ को, राइट, चाहे राज्यसभा के मेंबर हो चाहे लोकसभा के हो, दोनों के ओथ का प्रोविजन 99 में दिया हुआ है, ओके। 99 न्यू याद रखना, ओके। 100 की बात हो, आर्टिकल 100 मेनली कोरम की बात करता है, वोटिंग कैसे होगी, कोरम क्या होगा हाउस का, तो कोरम के लिए पूछा जाता है आर्टिकल 100 मेनली, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, कोरम सौरन, इस तरह सौरन बन गया तो संजय जी आते ना, ऐसे कोरम सौरन एक जैसा साउंड कर रहा है, तो कोरम के ऊपर सौरन लिख लेना, याद रहेगा, ओके। 102 डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, कौन से ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें एमपी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है। 102 याद रखना है, सिर्फ लोकसभा राज्यसभा का है, स्टेट लेजिस्लेचर का नहीं, ओके। तो 102 बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज़ की। कैसे याद रखोगे इसको, एक पर्सन अगर ये एक है और ये पर्सन है, 10 हो गया, एक पर्सन अगर सेकंड पार्टी में चला जाए, कोई सेकंड ऑफिस ज्वाइन कर ले, यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, किसी सेकंड कंट्री में चला जाए, यानी भारत की नागरिकता ही त्याग दे, तो ऐसे सिचुएशन में डिस्क्वालीफाई हो जाता है पर्सन, राइट। तो एक पर्सन सेकंड जगह चला गया, कोई एक पर्सन अगर सेकंड जगह चला गया तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। और भी क्राइटेरियाज होते हैं, बट याद करने के लिए मैंने वो 3 चीज़ें बताई हैं। एक पर्सन सेकंड जगह चला गया, चाहे वो सेकंड पार्टी में चला जाए, ठीक है, बिना 2 तिहाई बहुमत के साथ, या फिर सेकंड ऑफिस ज्वाइन कर ले, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ज्वाइन कर ले, या फिर वो किसी सेकंड कंट्री में चला जाए, तो फिर 102 के तहत वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो 102 एक ये पर्सन बना दिया ना, यहाँ पे पर्सन बन गया 2, तो 102 याद रखना, ओके। इसके बाद बात करेंगे 105 की, जो कि बात करता है पार्लियामेंट के जो एमपीज़ होते हैं उनके प्रिविलेजेस की, ठीक है। तो 105 के तहत जीरो फियर, कोई फियर नहीं है, हम लोग को प्रिविलेज मिले हो, हमारे पर आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, हमें प्रिविलेज मिला हुआ है, हमारे पास जीरो फियर है। तो 105 एक एमपी के पास जीरो फियर है, 105 से 10 फियर लिख लेना,
ओके, तो याद रहेगा 108 में ज्वाइंट सिटिंग है, प्रेसिडेंट बुलाते हैं भाई आइए ज्वाइंट सिटिंग करें दोनों हाउसेस की, तो 108 एक साथ आओ, 108 एक साथ आओ, बार बार बोलोगे याद हो जाएगा। ओके, 110 मनी बिल बहुत पॉपुलर आर्टिकल है, शायद आपको याद भी हो। इस तरह से याद रखना, मैंने 11 बजे लेक्चर अपलोड किया ना अभी 11 बजे, तो 11 बजे मेरे यूट्यूब से पैसे आ गए, राइट, तो 11 बजे पैसे आ गए, याद रखना। ओके, याद रखना सौरभ के बाद 11 बजे पैसे आ जाते हैं डेली। तो मनी बिल हो गया 11 बजे, और 11:02 पे फिर मैं बजट प्लान करने लगता हूँ, मंथली मुझे कैसे खर्चे करने हैं, तो 112 बजट का है, ठीक है। 11 बजे पैसे आए, 11:02 पे पैसे प्लान बजट प्लान करने लगा मंथली, ठीक है। अच्छा, 111 बात करता है प्रेसिडेंट के एसेंट की। तो प्रेसिडेंट का एसेंट जो है तीसरे नंबर पे आता है ना, पहले बिल लोकसभा से पास होता है, फिर राज्यसभा से, फिर तीसरा स्टेप होता है प्रेसिडेंट उस पर हस्ताक्षर करते हैं, तब जाके वो लॉ बनता है। तो 1 2 3 1 स्टेप करके, ये तीनों स्टेप करके एक लॉ बनाते हैं, इसलिए 1 याद रखना, प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है। ओके, बाकी 11 बजे पैसे आ रहे हैं, 11:02 पे बजट प्लान होगा, ये तो याद ही रहेगा आपको, मनी बिल और बजट। ओके, इसके अलावा 1 2 3 ऑर्डिनेंस का होता है। ऑर्डिनेंस कब लाती है सरकार? जब किसी भी संसद जब सत्र में नहीं होती है, जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा होता, तब सरकार को कुछ अर्जेंट मुद्दों पे अगर कोई कानून पास करना होता है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं। तो ऑर्डिनेंस लाया जाता है आर्टिकल 1 2 3 के तहत, ठीक है। गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को बोलती है फटाफट ऑर्डिनेंस लाइए, अभी टाइम नहीं है, बहुत अर्जेंट मैटर है, तो 1 2 3 बोलते ही कानून पास हो जाता है, 1 2 3 बोलते ही नया कानून आ जाता है फटाफट, ठीक है। ऑर्डिनेंस कैसे आता है? बस 1 2 3 बोला तुरंत ऑर्डिनेंस आ गया। इस तरीके से आपको ये जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं पार्लियामेंट के, मैंने इसका यहीं पर गेम बजा दिया है, और आपको आई होप ये चीज़ें याद हो गई होंगी। अगर नहीं याद हुआ एक बार दोबारा देख लो तो लंबे समय तक याद रहेगा। ओके, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हो सर यू हैव ब्लोन द डस्ट अवे। जिनको नहीं समझ आया मैंने क्या बोला, आप कमेंट में लिखो सर गर्दा उड़ा दे ले बा, गर्दा उड़ा दे ले बानू। इतना लिखने का टाइम नहीं तो बस गर्दा लिख दो, पूरे कमेंट में गर्दा 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 उड़ रहा होगा, राइट। सो सिंस वी हैव नाउ लर्न द आर्टिकल्स, लेट्स स्विच टू द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। लोकसभा को इंग्लिश में बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। ओके, तो मैंने बता ही दिया आपको, राज्यसभा का आर्टिकल होता है 80 फॉर एलीट, याद रखना इससे। ओके, इसी में ये सारी बातें आर्टिकल 80 में ही दी हुई हैं कि राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। कौन से लोगों को प्रेसिडेंट लस्सी पिलाते हैं? एलीट लोगों की। तो लस्सी से याद रखना लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस और साइंस। ओके, लस्सी याद करवा ही दिया मैंने ये चीज़। ओके, बाकी ये जो 238 मेंबर्स होते हैं ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से। ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट होकर राज्यसभा में आते हैं, ठीक है। कैसे इलेक्ट होते हैं? सेम तरीके से जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, मींस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। ये तरीका क्या होता है ये अभी आपके लिए जाना जरूरी नहीं है, मेनली एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है भाई क्या तरीका होता है, तो याद रखना बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अगर आपको इस मेथड को जानना है तो आप कमेंट में बताना, जब मैं प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो उसमें मैं इस तरीके को आपको आसान भाषा में समझा दूंगा कि कैसे एक्चुअली प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, राइट। तो ये सारी बातें याद रखना। ये भी याद रखना कि जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं इलेक्टेड एमएलएज के द्वारा। जो इलेक्टेड एमएलएज होते हैं उनके द्वारा उनका चुनाव होता है। ओके, साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि जो राज्यसभा है वो एक परमानेंट बॉडी है, कभी डिसॉल्व नहीं होती। द राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू द डिसोल्यूशन, अनलाइक लोकसभा जो कि हर 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज जो डिसाइड की गई है वो 30 साल होनी चाहिए, ठीक है। 30 साल से कम उम्र के व्यक्ति राज्यसभा के मेंबर नहीं बन सकते। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, पंचायती राज के इलेक्शंस के लिए मिनिमम एज 21 साल है, लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल और प्रेसिडेंट के लिए 35 साल। ये इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को, तो ये 21, 25, 30, 35 का रेशियो याद रखना। ओके, 21 फॉर पंचायती राज, 25 फॉर लोकसभा, 30 फॉर राज्यसभा एंड 35 फॉर प्रेसिडेंट। ये एज नंबर याद रखना, पिछले लास्ट ईयर बीपीएससी में पूछा गया था, लोगों को चेहरे की हवाइयाँ हल्की सी उड़ी थी, मैंने देखा था। एक चीज़ और याद रखना कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, राइट, तो उनका टेन्योर यूजली 6 ईयर्स का होता है, और 1/3 मेंबर जो होते हैं वो हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं, राइट। ये फैक्ट याद रखना कि 1/3 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, हर दूसरे साल में 1/3 मेंबर्स जो हैं वो रिटायर कर जाते हैं। और टेन्योर कितना होता है मेंबर्स का? 6 ईयर्स का होता है। इसका मतलब है नहीं राज्यसभा डिसॉल्व हो गई, मेंबर्स की बात हो रही है, मेंबर्स का टेन्योर 6 ईयर्स का होता है। ओके, और राज्यसभा पहली बार कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? 3 अप्रैल 1952। ये डेट याद रखना, किसी एग्जाम में पूछी गई थी, इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट सिटिंग जो हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी, राइट। अप्रैल में इसका गठन हुआ था और 13 मई को 1952 को सबसे पहली बार इसमें सिटिंग हुई थी, राज्यसभा की फर्स्ट सिटिंग हुई थी। कैसे याद रखोगे? अप्रैल लिखना, मई लिखना, दोनों में 3 दिन लिख लेना। 3 अप्रैल को राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई और 13 मई को सिटिंग हुई थी, राइट।
आगे बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा का आर्टिकल मैंने बता ही दिया, आर्टिकल 81, 18 साल के लोग वोट डालते हैं एमपीज़ के लिए, और 81 इसका आर्टिकल है। ओके, लोकसभा की स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग टोटल 550 है, राइट। इलेक्टेड मेंबर्स इसमें 550 होते हैं। 530 जो हैं वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और 20 यूनियन टेरिटरी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 2 एंग्लो इंडियन को भी नॉमिनेट किया जाता था, पर अब ये प्रोविजन हटा दिया गया है एज पर 126th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2009। ओके, याद रखना ये 126 अमेंडमेंट बिल था, और कौन से एक्ट के तहत रिमूव किया गया एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन, तो 104th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो इसको अपडेट करना, कंफ्यूज मत होना। इट वाज 126 अमेंडमेंट बिल का नंबर 126 था, बट जो अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था वो 104th अमेंडमेंट एक्ट था, जिसके तहत एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन बंद कर दिया गया हमेशा के तहत, राइट, हमेशा के लिए। ओके, 104 अमेंडमेंट एक्ट में एक और काम किया गया था कि जो एससी और एसटी का रिजर्वेशन होता है लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में, उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी अभी 25 जनवरी 2030 तक के लिए इन लोग का रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया है एससी एसटी का। ओके, और एंग्लो इंडियन के लिए अब कोई सीट्स नहीं है, मतलब सीट्स तो हैं बट उनके लिए रिजर्वेशन नहीं है। यहाँ पे याद रखना, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एंग्लो इंडियन की जो नॉमिनेटेड सीट्स होती थी वो कब अबॉलिश की गई, तो 2020 में की गई हैं। 2020, क्योंकि 2019 का जो 104th अमेंडमेंट एक्ट था वो 2020 से ये चीज़ लागू हुआ है, इफेक्टिव फ्रॉम 2020। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। यानी कि अच्छा, ये चीज़ याद रखना कि जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो 543 है, राइट, जिसमें से 530 मेंबर्स स्टेट के हैं और 13 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज हैं। और आपको पता है कि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के जो एमपी होते हैं, उनके लिए लोकसभा के चुनाव होते हैं, जहाँ पे सभी लोग डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के थ्रू यहाँ पे चुनाव होता है। ओके, हर 5 साल में चुनाव होता है, यानी हर 5 साल में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। वोटिंग एज आपको पता है 18 साल या उससे ज़्यादा के लोग वोट कर सकते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन इस समय लोकसभा में सिर्फ एससी और एसटी को मिलता है और किसी माइनॉरिटी को नहीं मिलता है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। बाकी ये सारे आर्टिकल्स अभी पार्लियामेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे जो हम इलेक्शन कमीशन वाला पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये आर्टिकल्स आपको याद करवाऊंगा। ओके, इस लेक्चर में हमने सिर्फ वही आर्टिकल्स याद किए हैं जो पार्लियामेंट के लिए स्ट्रिक्टली पार्लियामेंट स्पेसिफिक है। ओके, लोकसभा का नॉर्मल टर्म 5 ईयर्स का होता है। लोकसभा प्रेसिडेंट के द्वारा पहले पे डिसॉल्व की जाती है अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करें तो। इसके अलावा याद रखना कि लोकसभा का जो टेन्योर है वो किसी भी पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू एक्सटेंड भी किया जा सकता है अगर देश में इमरजेंसी लगी है तो। लेकिन अगर आपको लोकसभा का ये 5 साल का टर्म एक्सटेंड करना है तो एक बार में आप मैक्सिमम 1 साल के लिए ही कर सकते हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। ओके, और ये भी याद रखना अगर इमरजेंसी ख़त्म हो गई तो ये जो एक्सटेंशन है ये 6 महीने से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करेगा। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी, इसको ध्यान से सुनना। ओके, क्या इसके पहले कभी लोकसभा का टर्म एक्सटेंड किया गया है? हाँ, अभी तक 2 बार किया गया है। 1976 में 1 साल के लिए 2 बार बढ़ाया गया था, राइट। क्या लोकसभा कभी अपने टेन्योर से पहले डिसॉल्व की गई है? हाँ, 8 बार डिसॉल्व हुई है। तो ये नंबर याद रखना, ईयर याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है। 8 बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाई, उसके पहले ही डिसॉल्व हो गई। 1970s में देखो 3 बार हुई है, 70, 77, 79, ठीक है। 80s में 1984, 1989, ठीक है। मार्च फिर 90s में 1991, 1997, 1999। अगर आपको याद करना है ना, इसको भी याद करने का तरीका है। देखो, इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसको याद करना इम्पॉसिबल हो। सब कुछ याद कर सकते हो, आपके ब्रेन के पास बहुत शक्ति है। थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से पढ़ना सीखो, जैसे कि मैंने अपने ग्रंथ बैच में स्टूडेंट्स को उसको कैसे याद करवाया है। ध्यान से सुनो। देखो, यहाँ पे लिख लो 1970s, यहाँ पे लिख लो 1980s और यहाँ लिख लो 1990s। ओके, 70s में देखोगे तो आपको 1977 दिखेगा, 1979 दिखेगा। 90s में देखोगे तो फिर से आपको 97 दिखेगा, ठीक है, 99 दिखेगा। 80s में देखोगे तो आपको 89 दिखेगा, यानी 79, 89 और 99 तो है, और यहाँ पे 77, 97 भी है। ओके, इसके अलावा आपको 2 चीज़ और याद रखनी है बस, कि 80s में 84 में था और 70s में 70 में भी था। ये दोनों याद रखना है बस, बाकी तो याद हो गया, राइट। दैट्स हाउ यू शुड रिमेंबर द थिंग्स। हमारे देश में जो फर्स्ट लोकसभा का गठन हुआ था वो 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक इसका टेन्योर था, ठीक है। राज्यसभा का तो हमने डेट आपको ऑलरेडी बता ही दिया है ना। मैंने आपको बताया कि 126 अमेंडमेंट बिल यानी कि 104th अमेंडमेंट एक्ट के तहत SC ST का जो रिजर्वेशन था उसका भी टेन्योर 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। 25 जनवरी 2020 से ये शुरू हुआ था और 2030 तक, 25 जनवरी 2030 तक अब चलेगा। ओके, और एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन को लोकसभा में अब बंद कर दिया गया है। वही चीज़ जो मैंने ऊपर बताई है वही यहाँ पर लिखी हुई है। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट को साल में 2 बार मिलना तो कंपलसरी है, मस्ट मीट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर। और ये भी याद रखो कि 2 पार्लियामेंट के सेशन में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि सेशन क्या होता है? सेशन होता है जब हाउस की पहली मीटिंग हुई, हाउस पहली बार मिला, पहले दिन सब लोग आए, संसद के अंदर बैठे,
उसके बाद जब तक हाउस प्रोरोग नहीं हो जाता, प्रोरोगेशन नहीं हो जाता, इस पूरे टाइम को बोलते हैं एक सेशन। ओके, सारे संसद आके पहली बार मिले, ठीक है, हर सेशन में, ठीक है। सपोज बजट सेशन आया, सब लोग आए बैठे पहले दिन, उसके बाद प्रोरोग नहीं हो गया जब तक हाउस, ठीक है, मतलब प्रोरोगेशन से, मीटिंग से प्रोरोगेशन तक का सफ़र जो होता है वो सेशन कहलाता है। ओके, रेसेस क्या होता है? गैप होता है बीच में। भाई हाउस प्रोरोग हो गया है, मतलब एक सेशन ख़त्म हो गया है, अब हाउस दोबारा मिलेगा जब रीअसेंबली होगी, दूसरा सेशन स्टार्ट होगा, तो एक सेशन के बीच में जो गैप, एक सेशन से अगले सेशन के बीच का जो गैप होता है उसको रेसेस बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है, पता होने चाहिए आपको। अभी तो लगेगा कि अरे ये तो बहुत पता है मुझे, बट एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चंस में ही सबकी हालत ख़राब होती है। तो ध्यान रखना, प्रोरोगेशन क्या होता है, रेसेस किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। ओके, विद इन अ सेशन डेली सिटिंग सेपरेटेड बाई एडजर्नमेंट, यानी कि डेली जो सिटिंग होती है हाउस की, एक सेशन चल रहा है हाउस का, ठीक है, मीटिंग हो रही है, अभी हाउस प्रोरोग हुआ नहीं है, तो डेली सिटिंग चल रही है, डेली सिटिंग चल रही है। तो डेली सिटिंग चलती है, उसके बीच में ही हाउस एडजर्न कर दिया जाता है, कुछ टाइम के लोग खाना पीने खाने जाते हैं, ठीक है। तो डेली सिटिंग को सेपरेट किया जाता है बाई एडजर्नमेंट, ठीक है, मतलब कुछ स्पेसिफाइड टाइम के लिए हाउस के बिजनेस को पोस्टपोन कर दिया जाता है। तो आई होप आपको सेशन क्या होता है, प्रोरोगेशन क्या होता है, रिसेस क्या होता है, एडजर्नमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हाउस को टर्मिनेट करने को, हाउस की सिटिंग को टर्मिनेट करने के 3 मेथड होते हैं, डिसोल्यूशन, प्रोरोगेशन और एडजर्नमेंट, राइट। डिसोल्यूशन सिर्फ लोकसभा पे अप्लाई होता है, राज्यसभा पे अप्लाई नहीं होता है। हाउस को डिसॉल्व कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, इसका मतलब अब फ्रेश इलेक्शंस की ज़रूरत है। अब हाउस दोबारा नहीं मिल सकता बिना दोबारा चुनाव हुए, क्योंकि हाउस का डिसोल्यूशन हो चुका है, 5 साल पूरे हो गए हैं, या उससे पहले भी अगर कैबिनेट में एडवाइस कर दिया प्रेसिडेंट को तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। लोकसभा के डिसोल्यूशन का मतलब है कि जो जनरली इन जनरल बता रहा हूँ, जो पेंडिंग बिजनेसेस हैं वो लैप्स हो जाते हैं और नया इलेक्शन होगा, उसके बाद हाउस फिर से मिलेगा। तो डिसोल्यूशन का मतलब तो ये होता है, ठीक है। यूजुअली हर 5 साल में लोकसभा डिसॉल्व होती है इन यूजुअल सर्कमस्टांसेस। ओके, प्रोरोगेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि पूरा सेशन चलता है, सेशन जब खत्म होता है एक सेशन, सपोज बजट सेशन हुआ, बजट सेशन खत्म हुआ मतलब बजट सेशन प्रोरोग हो गया, फिर मानसून सेशन शुरू हुआ, मानसून सेशन खत्म हुआ मतलब प्रोरोग हो गया अगला सेशन, राइट। फिर विंटर सेशन शुरू होगा, फिर विंटर सेशन खत्म होगा यानी प्रोरोग हो जाएगा। तो सेशन के खत्म होने को बोलते हैं प्रोरोगेशन, ठीक है। सेशन के खत्म होने का ये मतलब नहीं कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई, सेशन खत्म हुआ है, प्रोरोग हुआ है, राइट। तो सेशन को प्रोरोग कौन करता है? ये भी प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, यानी कि डिसोल्यूशन और प्रोरोगेशन दोनों ही प्रेसिडेंट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है एडजर्नमेंट, जो कि डेली सिटिंग के बीच में ब्रेक दिया जाता है। तो आपने देखा होगा स्पीकर बोलते हैं कि हाउस को थोड़ी देर के लिए 2 बजे तक एडजर्न किया जाता है, ठीक है, या फिर हाउस को आज के लिए एडजर्न किया जाता है, कल मिलेंगे, तो इसको बोला जाता है एडजर्नमेंट। ये कौन करता है? लोकसभा में चेयर स्पीकर करते हैं, राज्यसभा में चेयरमैन करते हैं। तो आई होप आपको एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन क्या होता है और कौन करता है ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। वही चीज़ यहाँ पे फिर से लिखी है, इसको देख लेना अपने हिसाब से, राइट। याद रखना, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, लोकसभा का डिसोल्यूशन हो गया है, ठीक है, तो कोई बिल है वो राज्यसभा में ही पेंडिंग है, अभी लोकसभा तक पहुंचा भी नहीं है, ठीक है, सॉरी, मतलब लोकसभा से बिल पास हो चुका है, राइट। अच्छा, नॉट येट पास। भाई देखो, सिंपल से याद रखो, कोई बिल कहाँ से होता है? यूजली लोकसभा में आया, राज्यसभा में गया, प्रेसिडेंट के पास गया, फिर राज्यसभा में आया, फिर लोकसभा में आया, फिर प्रेसिडेंट के पास गया, राइट। तो कोई ऐसा बिल है जिस पे अभी राज्यसभा में चर्चा शुरू होनी है, बिल पेंडिंग है राज्यसभा में, राइट, अभी वो लोकसभा से पास नहीं हुआ है, नॉट येट पास बाई लोकसभा, तो ऐसा बिल लोकसभा के रिजोल्यूशन पे लैप्स नहीं होगा। मतलब वो बिल, क्योंकि अभी राज्यसभा में पेंडिंग ही है, लोकसभा से चर्चा शुरू ही नहीं हुई, तो वो बिल डिसॉल्व क्यों होगा, राइट। वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा। लोकसभा के डिसॉल्व होने पे ऐसे बिल लैप्स नहीं करते जो कि राज्यसभा में ही पेंडिंग पड़े हों और लोकसभा ने उसको अभी पास भी नहीं किया है। इस वाली चर्चा को अभी आगे हम थोड़ी देर बाद और अच्छे से पढ़ेंगे, राइट, कि कौन कौन से सिचुएशन में बिल लैप्स होते हैं और कौन कौन से सिचुएशन में बिल लैप्स नहीं होते हैं। आर्टिकल 108 में मैंने बताया आपको, प्रेसिडेंट बोलते सब लोग एक साथ आओ, यानी 108 के तहत ज्वाइंट सिटिंग होती है। अगर लोकसभा डिसॉल्व होने से पहले ही प्रेसिडेंट ने ये नोटिफाई कर दिया था कि हम ज्वाइंट सिटिंग करेंगे दोनों हाउसेस की, ठीक है, डिसोल्यूशन से पहले ही प्रेसिडेंट ने इस चीज़ को नोटिफाई कर दिया था, तो फिर लोकसभा डिसॉल्व हो भी जाती है, उसके बाद भी वो ज्वाइंट सिटिंग होकर रहेगी, क्योंकि प्रेसिडेंट ने डिसोल्यूशन से पहले ही नोटिफाई कर दिया था उस चीज़ को। यानी कि लोकसभा डिसॉल्व होना ज्वाइंट सिटिंग को अफेक्ट नहीं करता है। ये छोटे छोटे नुआंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, सो यू शुड नॉट गेट देम रॉन्ग। ओके, एग्जामिनर को भी लगना चाहिए कि आप लोगों ने गर्दा उड़ा दिया है। आर्टिकल 84 बात करता है क्वालिफिकेशन की, आर्टिकल 102 बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन की। तो एक बार हम क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज को देख लेते हैं। 84 बताया था ना भाई, 80, 81 आर यू क्वालिफाइड फॉर, तो फॉर से याद रखना। 102 मतलब 1 पर्सन अगर दूसरी जगह जा रहा है,
दूसरी पार्टी में जा रहा है, दूसरा ऑफिस ज्वाइन कर रहा है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, दूसरी कंट्री में जा रहा है, इंडिया के सिटीजनशिप त्याग दे रहा है, तो इन सिचुएशंस में 102 के तहत डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना क्वालिफिकेशंस, क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए एक एमपी की बात करें तो यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स की बात हो रही है, दोनों के मेंबर ही एमपी कहलाते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर क्या कहलाते हैं, एमएलए कहलाते हैं। लोकसभा राज्यसभा के मेंबर एमपी कहलाते हैं, राइट। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए एक एमपी को। एज लोकसभा के लिए 25 साल से ज़्यादा, मिनिमम 25 साल होनी चाहिए, राइट। और राज्यसभा के लिए मिनिमम एज क्या है, 30 ईयर्स, ओके। बाकी जो अदर क्वालिफिकेशन है वो पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ओके। ये चीज़ याद रखना। इसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन की कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन में यही क्राइटेरिया दिया हुआ है। इसके अलावा जो क्राइटेरिया आपको दिखता है वो पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करता है, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन में खाली सिटीजन ऑफ इंडिया होना और एज वगैरह बताई गई है, याद रखना इस चीज़ को। डिस्क्वालिफिकेशन जो 102 में लिखा है, तो पर्सन कैन बी डिस्क्वालीफाइड एज एन एमपी अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है कहीं पे भी, ठीक है, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट, या फिर वो अनसाउंड माइंड का है और ऐसा किसी कोर्ट ने डिक्लेयर भी कर दिया उसको, ठीक है, वो किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है, ठीक है। पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है उसके तहत डिस्क्वालीफाई हो जाता है। सपोज पार्लियामेंट ने एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया है, उसके तहत अगर वो डिफेक्ट करता है कहीं जाके, डिफेक्ट करता है अगर कहीं जाके, राइट, अपनी पार्टी छोड़ के दूसरे में चला गया अकेले, तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट के तहत भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं पर्सन, ओके। तो बाकी प्रेसिडेंट का डिसीजन भी होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट का डिसीजन का मतलब क्या है, प्रेसिडेंट पहले इलेक्शन कमीशन से ओपिनियन लेते हैं, राइट। इलेक्शन कमीशन से ओपिनियन लेते हैं, उसके बाद डिसीजन देते हैं, ओके। अब यहाँ पे लिखा है प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होता है इन क्वालिफिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स, लेकिन याद रखना ये क्वालिफिकेशन फाइनल, डिस्क्वालिफिकेशन पर प्रेसिडेंट का फैसला फाइनल होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती है, कोर्ट कैन रिव्यू इट, ओके। और याद रखना प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन के बाद ही फैसला लेता है। यहाँ पे एक चीज़ और है, 60 डेज अगर प्रेसिडेंट नहीं, कोई भी मेंबर एब्सेंस रहता है कॉन्जिक्यूटिवली 60 डेज के लिए बिना हाउस के परमिशन के, तो उसकी भी सीट को वैकेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, ओके। याद रखना ओवरऑल जो डिस्क्वालिफिकेशन में फैसला है उसमें प्रेसिडेंट का फैसला फाइनल होता है, लेकिन अगर कहीं आप एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ो 10th शेड्यूल वाला, राइट, तो उसमें जब डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो उसमें स्पीकर का, हाउस के स्पीकर का या चेयरमैन का डिसीजन फाइनल होता है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, मगर उनका भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। कीहोतो होलन केस अगर आपने पढ़ा हो तो कीहोतो होलन केस के तहत ये बोला गया था कि जो स्पीकर का डिसीजन है एंटी डिफेक्शन लॉ में, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है, इट्स सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में स्पीकर या चेयरमैन का फैसला फाइनल होता है, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट का फैसला, ओवरऑल डिस्क्वालिफिकेशन में प्रेसिडेंट का फैसला फाइनल होता है, ओके। बट चाहे वो स्पीकर का फैसला हो या प्रेसिडेंट का फैसला हो, दोनों ही फैसले सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू हो सकता है उन फैसलों का। बात करते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की लोकसभा के, यानी कि यहाँ पे पहले देखेंगे कैसे इनका इलेक्शन होता है लोकसभा के स्पीकर का। तो लोकसभा के मेंबर्स खुद ही स्पीकर को चुनते हैं, राइट। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, लोकसभा खुद ही अपने स्पीकर को चुनती है और डिप्टी स्पीकर को भी चुनती है अपने मेंबर्स के बीच में से ही, राइट। सबसे पहले वो लोग जाके एमपी की ओथ लेते हैं, राइट। तो स्पीकर की इसलिए कोई ओथ नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी एमपी की ओथ लेकर ही तो हाउस में आए हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहले बने होंगे, कहीं से चुनाव हुआ होगा, इलेक्ट हुए होंगे, तब हाउस में आए होंगे, फिर उन्हीं मेंबर्स के बीच में लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुने जाते हैं। तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो एमपी की ओथ लेता है, कोई सेपरेट स्पीकर की ओथ नहीं होती है, ये बात याद रखना। इनकी जो सैलरी अलाउंसेज होती हैं, इट इज़ चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब चार्ज अपॉन होने का मतलब है कि पार्लियामेंट इनके सैलरी अलाउंसेस पे वोटिंग नहीं करता है, ये अपने आप सीएफआई से कट जाती है। मेड अपॉन अगर होता मतलब कि पार्लियामेंट में वोटिंग होती है इनकी सैलरी वगैरह को लेकर के, तो तक क्योंकि ये लोग इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर पाएँ इसलिए इनकी जो सैलरी वगैरह होती है इट इज़ चार्ज अपॉन पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में इस पर वोटिंग नहीं होती है, ठीक है। और स्पीकर का कंडक्ट तभी डिस्कस किया जाएगा जब सब्सटैंटिव मोशन पास होगा हाउस में। बाकी कौन कौन से क्राइटेरिया ऐसे हैं जिसमें स्पीकर का ऑफिस जो है वो वैकेट हो सकता है, खाली हो सकता है। पहली बात तो ये कि अगर वो लोकसभा या का मेंबर ना रहे स्पीकर किसी भी हालत में, कि वो लोकसभा के उनकी सदस्यता छिन जाए, तो वो स्पीकर भी नहीं रहेंगे। अगर लोकसभा के मेंबर नहीं हैं तो वो स्पीकर भी नहीं रहेंगे। दूसरा क्राइटेरिया है स्पीकर खुद डिप्टी स्पीकर को रिज़ाइन दे दें। याद रखना स्पीकर जो है डिप्टी स्पीकर को रिज़ाइन देते हैं और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को रिज़ाइन देते हैं अगर देना है तो, राइट। बाकी लोकसभा से इनको रिमूव भी किया जा सकता है, ठीक है। कैसे रिमूव होता है, एक रेजोल्यूशन पास होगा बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, जितने मेंबर्स हैं वहाँ उस टाइम उनकी मेजॉरिटी के हिसाब से एक रेजोल्यूशन पास होगा और स्पीकर को रिमूव किया जा सकता है। लेकिन ऐसे किसी रेजोल्यूशन को पास करने से पहले 40 डेज़ का नोटिस देना मैंडेटरी है, राइट। इसके अलावा ये भी याद रखना कि स्पीकर अगर रिमूव हो भी गया है तो तुरंत ही अपने ऑफिस से नहीं जाता है, ठीक है। इवन आफ्टर डिसोल्यूशन, या फिर लोकसभा भी अगर डिसॉल्व हो जाती है तो स्पीकर जो है ऑफिस में कंटिन्यू रहता है,
ओके। और जब तक नया हाउस का गठन नहीं हो जाता है, न्यू हाउस जब तक कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है, तब तक स्पीकर रहता है, यानी कि स्पीकर कंटिन्यू करता है जब तक न्यू जो लोकसभा आई है इलेक्ट होके, जब तक उसका पहला मीटिंग नहीं हो रही है तब तक स्पीकर अपने ऑफिस में बना रहेगा। अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा आ गया कि हाउस जब डिसॉल्व होता है लोकसभा तो स्पीकर इमीडिएटली अपना ऑफिस वैकेट कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल गलत है, राइट। अब हम देखते हैं कि जब रिमूवल का रेजोल्यूशन पास हो रहा है स्पीकर के, तो स्पीकर जी का क्या हाल है। ये सब आर्टिकल आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप आर्टिकल 93 याद रखना, वही काफ़ी। कुछ जगह आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ जगह प्रोसीजर इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यू शुड इमीडिएटली आइडेंटिफाई कि कहाँ पे मुझे आर्टिकल्स याद करने हैं, कहाँ पे मुझे प्रोविजंस पढ़ने हैं। ये चीज़ें तभी समझ आती हैं जब आप PYQs को अच्छे से एनालाइज करते हो, राइट, जब आप PYQs पे ध्यान देते हो। और यहीं पे आती है सामने घटना चक्र। घटना चक्र की रिलेवेंस यहीं पे है। इतने सारे PYQs दिए हुए हैं, अगर आप कोई घटना चक्र बार लाइन बाय लाइन पढ़ लेना तो उसका तो बेड़ा पार हो जाता है। यही चीज़ हम लोग अपने ग्रंथ बैच में कर रहे हैं। अगर आपने ग्रंथ 2.0 में अभी एनरोलमेंट नहीं लिया तो ले लो, अभी काफ़ी टाइम है। उसमें मैं खुद घटना चक्र को लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ, और अभी तो ज़्यादा सब्जेक्ट्स हुए भी नहीं है, तो यू कैन ईजिली कवर एंड फिनिश योर बैकलॉग्स। बट हाँ, अगर आप ग्रंथ 2.0 में एडमिशन लेना तो बैच 2 में ही लेना, राइट। वहाँ पे हम एंटायर सारे घटना चक्र को लाइन बाय लाइन कवर करवा रहे हैं। बाकी आपके सब्जेक्ट रिलेटेड कोई डाउट है तो मैंने अपनी टेलीग्राम आईडी पहले भी दी हुई है। जिसके पास नहीं है, जो पहले व्यूवर है हमारे, तो मेरी टेलीग्राम आईडी है @amazing_success। यू कैन मैसेज मी हियर, एंड कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट हो या एनरोलमेंट वगैरह का हो तो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी, ओके। या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, वहाँ पर भी बात कर सकते हो। ऑल्सो कोई ज़रूरी नहीं है ज्वाइन करना बैचेस। अगर आप खुद घटना चक्र पढ़ सकते हो तो खुद पढ़ो। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो हम कवर करवा ही रहे हैं ना। 100 टॉपिक्स तो हम इंपॉर्टेंट कवर करवा ही दे रहे हैं, और पूरी अच्छी तरीके से करवा रहे हैं, इवन नहीं सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। सो यू कैन जस्ट रिलाई ऑन दीज लेक्चर्स एज वेल, बट थोड़ा सा एफर्ट्स आपको खुद मानना पड़ेगा। जैसे ये लेक्चर आपने पढ़ा, अब जाके घटना चक्र सारे क्वेश्चन देख लो फटाफट, राइट, तो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। सो दैट्स हाउ, अगर आप खुद भी एफर्ट्स कर सकते हो तो यू शुड डू योर एफर्ट्स, ओके। अब याद रखना, जब भी स्पीकर के रेजोल्यूशन का प्रोसेस हो रहा है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राइट, यानी कि अगर उसके रेजोल्यूशन, उसके रिमूवल का रेजोल्यूशन कंसीडर किया जा रहा है स्पीकर का, तो उस टाइम पे स्पीकर हाउस को प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट रखना इस चीज़ को, ठीक है। प्रिसाइड नहीं कर सकते, मगर प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हाउस में बोल सकते हैं, वोटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन स्पीकर के पास जो यूजुअल पावर होती है कास्टिंग वोट की, यानी कि इक्वलिटी ऑफ वोट हो जाए तो स्पीकर कास्टिंग वोट कर सकता है, ऐसा वो कास्टिंग वोट वाली पावर अपने रिमूवल के टाइम पे नहीं यूज़ कर सकते। यानी कि स्पीकर कैन नॉट प्रिसाइड इन द हाउस जब उनके रिमूवल के रेजोल्यूशन कंसिडरेशन में है तब, मगर स्पीकर स्पीक कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, कास्टिंग वोट की पावर यूज़ नहीं कर सकते। अगर इक्वलिटी ऑफ वोट हुई तो स्पीकर कैन नॉट यूज़ द कास्टिंग वोट पावर। ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए स्पीकर के रिमूवल के बारे में, ठीक है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में स्पीकर वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं फर्स्ट इंस्टांस में, वो सिर्फ कास्टिंग वोट पे ही वोटिंग करते हैं अगर इक्वल हो गया तो। बट रिमूवल के टाइम पे स्पीकर नॉर्मली वोट कर सकते हैं, कास्टिंग वोट वाली पावर यूज़ नहीं कर सकते। इतनी बातें याद रखनी है। बाकी स्पीकर के बारे में कुछ फैक्ट्स भी याद रखने हैं। फर्स्ट स्पीकर वॉज GB मावलांकर, फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर वॉज PA संगमा, फर्स्ट फीमेल स्पीकर वॉज मीरा कुमार, एंड फर्स्ट डिप्टी स्पीकर वॉज M अनंत संयम, ठीक है। इनके नाम आपको याद होने चाहिए। आगे हम स्पीकर की कुछ पावर्स एंड फंक्शंस को देख लेते हैं। जैसे कि स्पीकर जॉइंट सिटिंग के ऊपर प्रिसाइड करते हैं। जो जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट होती है ना 108 के तहत, जिसको प्रेसिडेंट बुलाते हैं, उसके ऊपर प्रिसाइड कौन करता है? प्रेसिडेंट मार के मत आ जाना, प्रिसाइड करते हैं स्पीकर, ओके। प्रेसिडेंट उसको कंडक्ट करवाते हैं, स्पीकर प्रिसाइड्स द जॉइंट सिटिंग, ठीक है। राज्यसभा का चेयरमैन नहीं करते, स्पीकर करते हैं। अगर स्पीकर एब्सेंट है तो राज्यसभा के चेयरमैन तभी प्रिसाइड नहीं करेंगे, तब फिर डिप्टी स्पीकर इस जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करेगा, ठीक है। सोचो, लोकसभा राज्यसभा दोनों की मीटिंग है, बट प्रिसाइड कौन कर रहा है? स्पीकर कर रहा है। तो आपको कॉमन सेंस एग्जाम में अगर अप्लाई करोगे तो आपको लगेगा भाई राज्यसभा है, ओके। इसके अलावा स्पीकर सर्टिफाई करते हैं मनी बिल को, और उसमें स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है, ठीक है। स्पीकर का जो सर्टिफिकेशन है वही मनी बिल को फाइनलिटी देता है, ओके। क्वेश्चन आएगा, क्या ये स्पीकर का डिसीजन जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड है? तो नहीं, इस जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, ओके। जुडिशियल रिव्यू कर सकती है उस फैसले को, और पहले किया भी है। बाकी अगर एडजर्नमेंट मोशन पास करना है हाउस में तो स्पीकर की परमिशन लेनी पड़ेगी। आगे हम देखेंगे एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा जो रिक्वायर्ड कोरम है हाउस का, ठीक है, अगर वो एब्सेंट है, हाउस का जो रिक्वायर्ड कोरम है वो एब्सेंट है। हाउस का रिक्वायर्ड कोरम क्या होता है? 1/10 ऑफ इट्स मेंबर। अगर ये इतने लोग नहीं हैं हाउस में तो स्पीकर चाहे तो हाउस की सिटिंग सस्पेंड कर सकते हैं या फिर एडजर्न कर सकते हैं हाउस को, है ना। इसके अलावा स्पीकर पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को भी कंट्रोल करते हैं। स्पीकर पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के चेयरपर्सन को नॉमिनेट करते हैं, अपॉइंट करते हैं। स्पीकर अगर किसी
पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर हैं तो अपने आप स्पीकर उस कमेटी के चेयरमैन बन जाते हैं। क्या आपको पता है स्पीकर कौन कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के चेयरमैन हैं? याद रखना, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी। इन तीनों पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को स्पीकर प्रिसाइड करते हैं और ये रूल भी है कि स्पीकर अगर किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर होंगे तो वही प्रिसाइड करेंगे, वही चेयरमैन होंगे। ओके। इसके अलावा वोटिंग की बात करें तो स्पीकर फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करते हैं, सिर्फ कास्टिंग वोट की पावर होती है। अगर पक्ष विपक्ष में इक्वल नंबर ऑफ वोट पड़ गए किसी चीज़ पे तो स्पीकर के पास एक्सेप्शनल कास्टिंग वोट की पावर है। ठीक है, यही कास्टिंग वोट की पावर तब नहीं रहती अगर स्पीकर के ही रिमूवल की बात हो रही हो तो। ओके। बात करें एंटी डिफेक्शन लॉ की तो 10th डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल, राइट। इसमें भी मैंने आपको बताया कि स्पीकर ही फैसला लेता है ना। जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है हाउस के, उसमें भी जो भी उसका इंटरप्रिटेशन है उसमें फाइनल अथॉरिटी स्पीकर की है। ठीक है, स्पीकर के कंडक्ट को किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। स्पीकर जॉइंट सेटिंग में डिसाइड करते हैं, वही सारी चीज़ें फिर से लिखी हुई है। स्पीकर के बाद बात करेंगे डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की। ठीक है, तो जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, यानी वाइस प्रेसिडेंट जो है वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। क्या लोकसभा के स्पीकर की तरह राज्यसभा के चेयरमैन भी राज्यसभा के मेंबर होते हैं? भाई लोकसभा का स्पीकर तो लोकसभा का मेंबर होता है, तो क्या राज्यसभा के चेयरमैन भी राज्यसभा के मेंबर होते हैं? नहीं, ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, क्योंकि वो तो वाइस प्रेसिडेंट भी है ना। तो याद रखना इस चीज़ को। ओके, याद रखना ये भी कि अगर वाइस प्रेसिडेंट कभी ऐसी नौबत आ जाए कि वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट की ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है, उस टाइम पे वो राज्यसभा के चेयरमैन की ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करते हैं। उस टाइम पे राज्यसभा की ड्यूटी चेयरमैन की कौन परफॉर्म करता है? डिप्टी चेयरमैन। तो ये सारी बातें आपको सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट फंक्शंस एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर एज लॉन्ग एज ही डज नॉट ऑफिशिएट एज प्रेसिडेंट, वही बात है जो मैंने आपको बताई है। ओके, डिप्टी चेयरमैन की बात भी हो गई। डिप्टी चेयरमैन को इलेक्ट कौन करता है? राज्यसभा के मेंबर्स खुद ही इलेक्ट करते हैं। ओके, डिप्टी चेयरमैन के मेंबर्स को राज्यसभा के मेंबर्स खुद इलेक्ट करते हैं और अपने ही मेंबर्स के बीच में से, यानी कि डिप्टी चेयरमैन जो है वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, अनलाइक चेयरमैन। ओके, ये भी याद रखना, अगर चेयरमैन जो है प्रेसिडेंट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम डिप्टी चेयरमैन हाउस में राज्यसभा को प्रिसाइड करेंगे। ओके, डिप्टी चेयरमैन किसको रिजाइन देते हैं? चेयरमैन को देते हैं। ओके, अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि डिप्टी चेयरमैन अब राज्यसभा के मेंबर नहीं रहे तो उनका जो हाउस है वो वैकेंट हो जाएगा। ओके, डिप्टी चेयरमैन को रिमूव भी किया जा सकता है ऑफिस से। ठीक है, चेयरमैन को तो भाई तभी रिमूव किया जाएगा अगर उनको वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस से रिमूव कर दिया गया, राइट। लेकिन डिप्टी चेयरमैन को एक रेजोल्यूशन पास करके बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इनको भी वही स्पीकर की तरह 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा पहले। ओके, चेयरमैन के रेजोल्यूशन को लेकर के एक बात याद रखना, चेयरमैन अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे तो वो राज्यसभा के चेयरमैन भी नहीं रहेंगे, ये बात एग्जैक्ट याद रखना। रही बात डिप्टी चेयरमैन की, जब उनका रेजोल्यूशन पास हो रहा है रिमूवल का, उस टाइम पे वो प्रिसाइड नहीं कर सकते हाउस में। ओके, चेयरमैन और स्पीकर के बीच में जो दो डिफरेंसेस होते हैं वो ये होते हैं कि पहली बात तो स्पीकर के पास ये पावर है मनी बिल को सर्टिफाई करने वाली, उसमें राज्यसभा का ज़्यादा कोई रोल है नहीं, और दूसरा ज्वाइंट सेटिंग में प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर करते हैं। बाकी इसेंशियली दोनों के पावर सेम ही है। कुछ फैक्ट्स जान लो। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन कौन थे? एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। फर्स्ट फीमेल डिप्टी चेयरपर्सन कौन थी? श्रीमती वॉयलेट अल्वा। ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए आप। पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास क्या प्रिविलेज होते हैं? तो दो तरह के प्रिविलेज होते हैं, एक तो इंडिविजुअल प्रिविलेज होते हैं, एक कलेक्टिव प्रिविलेज होते हैं। इंडिविजुअल क्या क्या होते हैं? जब भी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है उस टाइम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, किसी मेंबर को आप, राइट। कभी भी अगर हाउस का सेशन चल रहा है, मीटिंग चल रही है हाउस की या हाउस किसी कमेटी की, ठीक है, तो ऐसे सेशन के 40 डेज़ पहले या 40 डेज़ बाद तक आप किसी भी एमपी को अरेस्ट नहीं कर सकते। याद रखना, ये प्रोटेक्शन सिर्फ सिविल केसेस में है, क्रिमिनल केसेस में नहीं। ठीक है, या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले में नहीं। ओके, याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 40 डेज़ का डिफरेंस याद रखना, 40 डेज़ पहले और 40 डेज़ बाद तक किसी भी मीटिंग या सेशन के आप अरेस्ट नहीं कर सकते सिविल केसेस में। ओके, क्रिमिनल केसेस में ये प्रोटेक्शन नहीं है, याद रखना। ये दूसरा क्या है, ये भी याद रखना कि किसी भी एमपी को आप एज अ विटनेस यूज़ नहीं कर सकते। अगर पार्लियामेंट में सेशन में है तो पार्लियामेंट सेशन में है तो एमपी को आप कंपेल नहीं कर सकते आप किसी भी केस में आके एज अ विटनेस गवाही दीजिए, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। बाकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक एमपी अपनी हाउस की वॉल्स के अंदर जो भी बोलता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो भी उसको बोलना चाहे वो बोल सकता है हाउस के अंदर। ओके, उसकी एक लिमिटेशन है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के बारे में आप डिस्कशन नहीं कर सकते, बाकी आप चाहे कुछ भी बात करो। ओके, जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज के रिमूवल में मोशन चल रहा है सिर्फ तभी उस बारे में बात कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ओके,
तो ये तो 3 हो गए इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम बीइंग प्रेजेंटेड एज विटनेस एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसके अलावा कलेक्टिव प्रिविलेज क्या होते हैं? राइट टू पब्लिश, रिस्ट्रेन पब्लिकेशन ऑफ डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स, ये पूरे हाउस का कलेक्टिव प्रिविलेज है कि इसके प्रोसीडिंग्स से पब्लिश कर सकता है हाउस, राइट, और रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है किसी प्रोसीडिंग्स को कोई सर्कमस्टांसेस अलाउ कर रहे हैं तो। इसके अलावा दूसरी चीज़, दूसरों को एक्सक्लूड करने का राइट है हाउस के पास, ठीक है। इंटरनल अफेयर्स को अपने खुद रेगुलेट कर सकते हैं ये लोग। पार्लियामेंट्री मिसबिहेवियर को पब्लिश किया जा सकता है। पनिश मेंबर्स एंड आउटसाइडर्स फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, कोई भी मेंबर या आउटसाइडर अगर पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस का ब्रीच करता है तो उसको पनिश करने का हक भी है। तो दीज आर द कलेक्टिव प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। थोड़ा सा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर तो जान लो कि पार्लियामेंट में जो काम काज होता है, कानून पास कैसे होते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए एज अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, राइट। तो सबसे पहले हम उन बिल्स के बारे में जानेंगे जो कि नॉन बली बिल्स होते हैं, यानी कि जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं, ठीक है, नॉर्मल जो कानून पास होते हैं। सबसे पहले बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है ईदर हाउस में, चाहे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करो चाहे लोकसभा में करो, बिल का इंट्रोडक्शन होना पहले ज़रूरी है। उसके बाद क्या होता है, सिंपल प्रोसीजर जान लो, पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर उस पर डिस्कशन होगा, उस पर मोशंस होंगे, राइट, उस पर मेंबर डिबेट करेंगे, राइट। उसके बाद मोशंस जब होगा, इंट्रोडक्शन के पास मोशन लाया जाएगा कि ये बिल आया, डिस्कशन होगा उस पर, राइट। फिर क्या होगा, बिल एक कमेटी के पास जाएगा, सेलेक्ट कमेटी के पास, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, ताकि उस बिल का डिटेल एग्जामिनेशन हो सके, ओके। उसके बाद वो कमेटी फिर बिल भेजेगी तो पासिंग इन द ओरिजिनेटिंग हाउस, जिस हाउस में बिल को पहले प्रेजेंट किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, उस हाउस में बिल पहले पास होगा, राइट। उसके बाद वो बिल दूसरे हाउस में जाएगा, वहाँ पास होगा। उसके बाद वो बिल प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होंगे उस पर। तो 111 के तहत प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर हुए, और जैसे ही हस्ताक्षर हुए एक्ट बन गया, राइट। और यही तीनों मिलकर के पार्लियामेंट बनाते हैं। तो पार्लियामेंट 3 चीज़ों से बना है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ओके, याद रखना ये तीनों ही पार्लियामेंट के पार्ट है। अब बात करेंगे मनी बिल की। मनी बिल पहले जान लो होते क्या है। आर्टिकल 110 तो पता ही है आपको, है ना। अच्छा, सच में 11 बजे पैसे नहीं आते हैं, ठीक है, इतना अच्छा नहीं है यूट्यूब जो आप लोग हंस रहे थे। तो ये 11 बजे सच में पैसे नहीं आते हैं, ठीक है, पैसे बहुत बाद में आते हैं, और कई बार तो आते भी नहीं है। सब्सक्राइबर आप लोग अगर 1 मिलियन करवा दोगे तो शायद आए। देखो मनी बिल क्या होता है, याद रखना सिंपल सी बात, कहीं पे भी अगर टैक्स जुड़ी हुई बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि मनी बिल सिर्फ वही होता है, ऑनली विद एनी ऑफ प्रोविजन। ये जितने प्रोविजन दिए ना, इनमें से किसी भी बारे में अगर कोई बिल लाया गया तो मनी बिल कहलाएगा। अगर सरकार इन में से किसी बारे में बिल लाती है और बोलती है कि ऑर्डिनरी बिल है, मनी बिल नहीं है, ठीक है, या फिर इसके अलावा किसी बिल को लाती है और बोलती है कि मनी बिल है, तो जुडिशरी उसको रिव्यू कर सकती है, राइट। ऐसा किया था जुडिशरी ने पहले। तो स्ट्रिक्टली इन्हीं मुद्दों या इनसे जुड़े हुए मुद्दे पर कोई बिल आएगा तभी वो मनी बिल कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि टैक्सेशन से जुड़ा हुआ है कोई मुद्दा है, गवर्नमेंट कहीं टैक्स इंपोज करना चाह रही है, किसी टैक्स को एबॉलिश करना चाह रही है, किसी टैक्स को चेंज करना चाह रही है, किसी टैक्स को रेगुलेट करना चाह रही है, ये सारी चीज़ें मनी बिल में आएंगी, टैक्सेशन से जुड़े हुए मुद्दे। दूसरा, अगर कोई गवर्नमेंट की बोरोइंग से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसको रेगुलेट करना है, उससे जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है, तो भी वो मनी बिल के अंतर्गत आएगा। अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ मनी से पैसे निकालने हैं, उसकी कस्टडी, किसकी कस्टडी में रहेगा CFI, कैसे उससे पैसे निकाले जाएंगे, ये सारी चीज़ें भी, इस पर कोई नियम बनाए जाते हैं तो वो मनी बिल के अंतर्गत आएंगे। साथ ही साथ CFI से अगर लॉ पास करके पैसे निकालना है, जो कि बजट में होता है ना, अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, तो वो भी मनी बिल के अंतर्गत आता है, CFI से पैसे निकालना, राइट। इसके अलावा इसको लेके कोई लॉ बनाया गया, कुछ भी हो इससे जुड़ा हुआ मुद्दा, राइट। इसके अलावा याद रखना कि CFI से जो भी चीज़ें चार्ज अपॉन होती हैं, उसको लेके उसके एक्सपेंडिचर को डिक्लेयर करना, जैसे स्पीकर बताया ना कि इट्स चार्ज अपॉन CFI, इसकी सैलरी वगैरह, तो उसके एक्सपेंडिचर कितने होंगे उसको डिक्लेयर करने वाला कोई भी बिल होगा तो वो मनी बिल कहलाएगा। यहाँ पे देखना मेड अपॉन नहीं लिखा है, सिर्फ चार्ज अपॉन, ओके। इसके अलावा रिसीप्ट्स, कस्टडी, इशू ऑफ मनी और ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन स्टेट, यानी कि किसी भी तरह के पैसे आ रहे हैं गवर्नमेंट के अकाउंट में, कस्टडी में कोई पैसे इशू कर रहा है, किसी तरह का ऑडिट हो रहा है गवर्नमेंट की मनी का, गवर्नमेंट का अकाउंट्स था, तो वो भी जो है मनी बिल के अंतर्गत आएगा। तो यही मुद्दे जो स्ट्रिक्टली हैं यही मनी बिल कहलाएंगे। इनके अलावा कोई भी और मुद्दा आए, ठीक है, वो मनी बिल नहीं कहलाएगा। अब ध्यान से देखना कि मनी बिल को पास करने का प्रोसीजर क्या होता है। हमने देख लिया कि नॉर्मल बिल कैसे पास होते हैं, फिलहाल मनी बिल को भी देख लो। इसका जो इंट्रोडक्शन होता है मनी बिल का, ये सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। राज्यसभा का बहुत कम रोल होता है मनी बिल के मामले में। इसके बाद लोकसभा अगर बिल पास कर दे तो वो राज्यसभा के पास जाता है स्पीकर्स के सर्टिफाई करने के बाद। पहले स्पीकर सर्टिफाई करेगा कि ये मनी बिल है, उसके बाद लोकसभा में पास होगा और फिर राज्यसभा के पास वो बिल जाएगा, ओके। उसके बाद राज्यसभा का रोल क्या है,
राज्यसभा का रोल सिर्फ इतना है कि राज्यसभा पहली बात तो मनी बिल को रिजेक्ट या अमेंड नहीं कर सकती। राज्यसभा जो है रिटर्न कर सकती है, कुछ रिकमेंडेशन दे सकती है मनी बिल के ऊपर कि भाई लोकसभा जी हम आपको ये रिकमेंडेशन दे रहे हैं, ये थोड़ा चेंजेस देख लीजिए मनी बिल में, अगर हो पाए तो। हम तो रिजेक्ट नहीं कर सकते, हम तो अमेंड नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास पावर है तो एटलीस्ट आप ही कर दीजिए। ऐसा करने के लिए राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन होते हैं। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा ने कोई एक्शन नहीं लिया, रिटर्न भी नहीं किया, पास भी नहीं कर रही, तो मनी बिल पास माना जाएगा। राज्यसभा हैज़ नो रोल इन इट। ओके, राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट द बिल, राज्यसभा कैन नॉट अमेंड द बिल, राज्यसभा कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग द मनी बिल, दैट टू विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 14 डेज। ओके, अभी लोकसभा की चॉइस है कि राज्यसभा की रिकमेंडेशन माने, रिजेक्ट करे या जो करना है करे। 14 डे का रूल है। अगर राज्यसभा 14 दिन में बिल पे कोई एक्शन नहीं भी लेती है तो बिल डीम्ड पास बाय द लोकसभा। इतना ही प्रोसीजर होता है। याद रखना, कौन डिसाइड करता है कि बिल मनी बिल है या नहीं? ये स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर डिसाइड करते हैं ये, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे स्पीकर का डिसीजन फिर से फाइनल नहीं है, जुडिशियल फाइनल तो है मतलब, बट जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड नहीं है, ये चीज़ याद रखना। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसीजन इज फाइनल। अब जो फाइनल है, अगर ऑप्शन है तो सही कर देना इसको। अगर ऑप्शन में स्पेसिफिकली लिखा रहे कि जुडिशरी कैन नॉट रिव्यू दिस फैसला या रिव्यू दिस डिसीजन, तो फिर उसको आप गलत काट देना। स्पेसिफिकली याद रखना, स्पीकर का डिसीजन तो फाइनल ही है, बट इट्स नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, ये याद रखना। ओके, अब फाइनेंशियल बिल भी होते हैं। फाइनेंशियल बिल को मनी बिल के साथ कंफ्यूज मत करना, बट बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। देखो, फाइनेंशियल बिल के बारे में आपको बता दें थोड़ा थोड़ा। फाइनेंशियल बिल 2 कैटेगरी के होते हैं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, ठीक है। जो फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 है वो 117 क्लॉज 1 में आते हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 जो होते हैं वो 117 क्लॉज 3 में आते हैं, ठीक है। इतना पता है आपको। फाइनेंशियल बिल 117 के तहत आते हैं। एक होता है कैटेगरी 1 जो कि क्लॉज 1 में है, और एक होता है कैटेगरी 2 जो कि क्लॉज 3 में है। ओके, दोनों के आर्टिकल याद हो गए पहली बात तो। अब जो फाइनेंशियल बिल पहली वाली कैटेगरी का है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर मैटर जो बिल से जुड़े हुए हैं, मनी बिल से जुड़े हुए हैं, उसमें अगर कुछ और मैटर अटैच करके ला रहे होगा तो फिर वो फाइनेंशियल बिल कहलाएगा। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 कहलाएगा कि मनी बिल से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसमें कुछ और चीज़ें अटैच करके ला रहे हैं, तो फाइनेंशियल बिल 1 कहलाएगा, कैटेगरी 1 कहलाएगा, राइट। इसको ऐसे बिल को जो है लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें मनी बिल के प्रोविजंस ही है ना, उनके साथ ही कुछ चीज़ें अटैच की गई हैं। तो फाइनेंशियल बिल जो कैटेगरी 1 वाला है, याद रखना मेरी बात, उसको सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जस्ट लाइक मनी बिल, और उसके इंट्रोडक्शन के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन भी रिक्वायर्ड है। ओके, और राज्यसभा के पास पूरी पावर होती है इस कैटेगरी 1 वाले बिल को अमेंड करने की, रिजेक्ट करने की। बाकी प्रोसीजर सारा लोकसभा के नॉर्मल बिल जैसा ही है कि राज्यसभा अमेंड कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, बट इंट्रोडक्शन इसका पहले लोकसभा में ही होगा, और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ज़रूरी है इसके इंट्रोडक्शन के लिए। फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 में और नॉर्मल बिल में बस यही डिफरेंस है। फाइनेंस बिल कैटेगरी 2 की जब बात आती है, कैटेगरी 2 की, तो ये एक तरह का ऑर्डिनरी बिल ही है, ठीक है, जो कि 117 क्लॉज 3 के तहत आता है, जिसमें कुछ प्रोविजंस होते हैं जिसमें CFI से एक्सपेंडिचर से जुड़ी हुई बातें होती हैं। इस बिल को हम किसी भी हाउस में पास कर सकते हैं, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, ठीक है। प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन इसमें भी रिक्वायर्ड है, ठीक है, बिफोर इट कैन बी पास्ड। मतलब प्रेसिडेंट इसको पास होने से पहले रिकमेंड कर सकते हैं, बट इंट्रोडक्शन से पहले प्रेसिडेंट रिकमेंड करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, और ये भी याद रखना कि जस्ट लाइक फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2 को भी राज्यसभा के पास फुल पावर है, अमेंड कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, यानी कि सिर्फ मनी बिल में ऐसा है स्ट्रिक्टली कि राज्यसभा का कोई रूल नहीं है। बाकी फाइनेंस बिल चाहे कैटेगरी 1 हो, कैटेगरी 2 हो, सब में राज्यसभा कैन आइदर अमेंड और रिजेक्ट द बिल, तो दोनों में डिफरेंस याद रखना। ओके, यहाँ पे क्लास वे यानी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 दोनों की चीज़ें वही लिखी हुई हैं, इसको पढ़ लेना एक बार। ज्वाइंट सिटिंग 108 के बारे में कुछ बातें और जान लीजिए। प्रेसिडेंट कब ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं? आफ्टर अ बिल इज पास बाय वन हाउस, एक हाउस से बिल पास होकर दूसरे हाउस में गया और दूसरे हाउस ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया, या फिर दूसरा हाउस जो है वो उसमें अमेंडमेंट करने पे डिसएग्री हो रहा है, या फिर 6 महीने से ज़्यादा चले गए हैं और दूसरे हाउस ने उसको अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया उस बिल पे, तो फिर प्रेसिडेंट इन तीनों क्राइटेरियाज में क्या होता है कि ज्वाइंट सिटिंग को समन करते हैं। ज्वाइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर। स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। अगर डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है राज्यसभा वाले, तो फिर जो भी मेंबर प्रेजेंट है और जिसको भी चुनेंगे वो प्रिसाइड करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि स्पीकर नहीं है तो कौन, डिप्टी स्पीकर नहीं है तो कौन, ठीक है, प्रिसाइड करता है। डिप्टी चेयरमैन 3rd नंबर पे आते हैं। ओके, अगर ये दोनों नहीं है तब राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन प्रिसाइड करेंगे। ओके, राज्यसभा सफर्स ड्यू टू न्यूमेरिकल माइनॉरिटी इन जॉइंट सेशन, क्योंकि जॉइंट सेशन हो रहा है भाई, बिल पास होगा। अब लोकसभा में ज़्यादा मेंबर है, राज्यसभा में कम मेंबर है, तो कहीं ना कहीं राज्यसभा का डिसीजन बैकफुट पे हो जाता है, न्यूमेरिकल माइनॉरिटी में आ जाते हैं ना, इस वजह से याद रखना। ओके,
नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द बजट। बजट यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112, ठीक है, याद रखना है इसको। और कब होता है ये बजट वाला सेशन? एट द बिगनिंग ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बजट पेश करते हैं दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने, ओके। ऑफिशियली इसको हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? गवर्नमेंट का इनकम, क्या एस्टिमेटेड इनकम है गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट के क्या एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर हैं आने वाले कमिंग ईयर के लिए। याद रखना, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं चार्ज्ड एक्सपेंडिचर और दूसरे होते हैं वोटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। चार्ज मैंने बता ही दिया। जो चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं वो CFI से डायरेक्टली चार्ज कर लिए जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। उनमें कोई वोटिंग नहीं होती है, लेकिन पार्लियामेंट हालांकि उसको डिस्कस कर सकता है, बस ईच हाउस में डिस्कस इट। दूसरी जो होते हैं वो होते हैं वोटेड एक्सपेंडिचर, ओके। जिन एक्सपेंडिचर पे वोटिंग होनी होती है उनको डिमांड ऑफ ग्रांट के तौर पे पेश किया जाता है, और सिर्फ लोकसभा में ही इसमें वोटिंग हो सकती है डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे। याद रखना कि डिमांड ऑफ ग्रांट पेश करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ज़रूरी है, ठीक है। डिमांड ऑफ ग्रांट रिक्वायर्स प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको हाईलाइट कर लेना, ऐसे पॉइंट्स भूल जाते हैं, ठीक है। बजट के अंदर क्या क्या होता है? एक्सपेंडिचर एस्टिमेट होते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के, वो बातें लिखी होती हैं। कितना रिसीप्ट हुआ है, कितना एक्सपेंडिचर है, उसका एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। जो क्लोजिंग ईयर है उसका भी एनालिसिस होता है, कितना आया कितना गया, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक पॉलिसी और आगे क्या स्टैंडिंग हम करने वाले हैं वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये सब बजट का हिस्सा होते हैं, याद रखना इसको। आगे कमेटी ऑन एस्टिमेट्स की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कमेटी एस्टिमेट क्या करती है कि ये चेक करती है कि जो गवर्नमेंट के जो बजट एस्टिमेट हैं उनको चेक करती है कि क्या गवर्नमेंट के जो फैसले थे, क्या गवर्नमेंट जो पैसा खर्च किया है क्या वो एफिशिएंटली खर्च किया है, ठीक है। कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इकनॉमी पे, ठीक है। क्या गवर्नमेंट को कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्या गवर्नमेंट कुछ अल्टरनेटिव पॉलिसीज़ लानी चाहिए, क्या गवर्नमेंट ने जो पैसे खर्च किए वो सही से खर्च किए, सही दिशा में खर्च किए। ये सारी चीज़ें बताती है हमारी कमेटी ऑन एस्टिमेट। जहाँ पे पैसा लगाया प्रॉपर्ली एलोकेट किया गया था, वहाँ पे सही जगह पे एलोकेट किया गया था कि नहीं, ये सारी चीज़ें याद रखना, ओके। याद रखना, एस्टिमेट कमेटी जो है डिबेट नहीं कर रही बजट को हाउस के अंदर, ये सिर्फ एग्जामिन कर रही है एस्टिमेट्स को और सबमिट करती है अपनी रिपोर्ट, इसका ये काम है, ओके। स्क्रूटनाइज करती है बजट को और अपने प्रपोजल्स की रिकमेंडेशन देती है, दैट्स इट, ओके। ऐसे ही CAG भी होते हैं। CAG अंडर आर्टिकल 148 क्या है? गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी पैसा बिना पार्लियामेंट्री अथॉरिटी के कहीं खर्च तो नहीं हो रहा है। और CAG की जो रिपोर्ट होती है उसको कौन एग्जामिन करता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में भी जान, ये 22 सदस्यीय कमेटी होती है। 15 मेंबर्स लोकसभा से होते हैं, 7 मेंबर्स राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। क्या काम है पब्लिक अकाउंट कमेटी का? कि मनी जो है वो सही तरीके से सही जगह पे लगाई गई है कि नहीं, ठीक है। क्या जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो अथॉरिटी का अप्रूवल है उस पर या नहीं, राइट। अगर कहीं से रीअप्रोप्रिएशन हो रहा है, मनी विड्रॉल की जा रही है, तो क्या वो सही तरीके से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक अकाउंट कमेटी का यही काम है, ओके। यहाँ पे राज्यसभा के पावर्स की बात हुई, ये सारी पावर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या क्या पावर नहीं है, क्या क्या पावर राज्यसभा के बाद है। एक बार लिस्ट को आप गो थ्रू कर लेना, वही सारी चीज़ें। लास्ट पॉइंट देख लो बस कि ऑल इंडिया सर्विसेज अगर क्रिएट करनी है तो वो सिर्फ राज्यसभा ही क्रिएट कर सकता है एक नई ऑल इंडिया सर्विसेज। जैसे अभी हमारे पास सिविल सर्विसेज है, राइट, वैसे ही ऑल इंडिया सर्विसेज किसी भी नेचर की हो उसको सिर्फ राज्यसभा में ही क्रिएट किया जा सकता है, वो भी तब जब 2/3 मेजॉरिटी से फैसले हों तो, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज का आर्टिकल है 312, याद रखना इसको। किसी भी स्टेट सब्जेक्ट पे कानून बनाना है वो भी सिर्फ राज्यसभा में ही आ सकता है जब रिजोल्यूशन 2/3 मेजॉरिटी से आए तो, ओके। यानी कि जो हमारे 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट पे अगर पार्लियामेंट को कानून बनाना है तो सिर्फ राज्यसभा ही एम्पावर कर सकता है पार्लियामेंट को किसी भी स्टेट लिस्ट पे कानून बनाने के लिए। अगर ऐसा रिजोल्यूशन राज्यसभा में पास हो जाता है बाई 2/3 मेजॉरिटी तो स्टेट सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है अंडर 249। याद रखना 249 एंड 312 गिव्स स्पेशल पावर्स टू राज्यसभा, एक तो ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने की और दूसरा स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बनाने की, ओके। आर्टिकल 249, आर्टिकल 312 आर द स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, इसको याद रखना, अक्सर पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। अब बात आती है कुछ पार्लियामेंट्री टर्म्स की, कुछ इंपॉर्टेंट मोशंस वगैरह की। सब कुछ आसान भाषा में समझ लो एक बार, क्योंकि इससे क्वेश्चन वगैरह आते हैं, ठीक है, कि इसका क्या मतलब होता है। देखो, पार्लियामेंट में सबसे पहले हम क्वेश्चन आवर की बात करते हैं और क्वेश्चन आवर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन आवर क्या होता है
जब भी कोई सीटिंग होती है हाउस की, उसका जो फर्स्ट आवर होता है वो क्वेश्चन आवर कहलाता है। इसमें होता क्या है, कोई भी एमपी है, वही एमपी खड़ा होता है और क्वेश्चन पूछता है मिनिस्टर से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में, गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया उसके बारे में, कुछ और मुद्दों पे एमपी मिनिस्टर से जनरली क्वेश्चन पूछते हैं इन द क्वेश्चन आवर। अब ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये 3 तरीके के होते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन होते हैं? स्टार्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टार लगा होता है, जिन पे तुरंत क्वेश्चन पूछो तुरंत जवाब पाओ। क्वेश्चन पूछा, ओरल आंसर दिया मिनिस्टर ने, ठीक है, और इसमें क्योंकि अब तुरंत हमने क्वेश्चन पूछा, तुरंत आप जवाब दे रहे हो, तो हम पलट के फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। यानी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें एमपी को अलाउड है पूछना, ओके, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इज़ अलाउड, ओके। और ये भी याद रखना कि इसमें स्पीकर डिसाइड करता है कि ये क्वेश्चन स्टार्ट क्वेश्चन के तौर पे एडमिट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। ये चीज़ कौन डिसाइड करता है? स्पीकर डिसाइड करते हैं। इतनी बातें समझ आ गई स्टार्ट क्वेश्चन के बारे में। और ये भी याद रखना कि 1 पर मेंबर पर डे, एक मेंबर एक दिन में एक ही स्टार्ट क्वेश्चन रेज कर सकता है, ओके, ये चीज़ याद रखना। इसके अलावा दूसरा होता है अनस्टार्ट क्वेश्चन, क्योंकि इस पर स्टार नहीं लगा है तो इसमें 10 दिन का टाइम दिया जाता है जवाब के लिए, और इसका रिटर्न आंसर टेबल पे रखना पड़ता है 10 दिन के अंदर, ठीक है। अब क्योंकि इसमें हम चिट्ठी लिख दिए किसी को, अब उसका जवाब 10 दिन बाद आएगा, चिट्ठी रिटर्न फॉर्म में आएगा, तो तुरंत सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते ना, तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं अलाउड है, ठीक है। यूजुअली 10 डेज़ का नोटिस जो है रिक्वायर होता है ऐसे किसी क्वेश्चन पूछने से पहले। याद रखना, ऐसा कोई वो नहीं है कि रिटर्न 10 दिनों के अंदर आएगा। क्वेश्चन अनस्टार्ट क्वेश्चन के लिए 10 डेज़ का नोटिस देना पड़ता है कि हमें अनस्टार्ट क्वेश्चन रेज करना है, हमें किसी मिनिस्टर का रिटर्न रिप्लाई चाहिए, ओके। तो मिनिस्टर इसमें रिटर्न आंसर देता है। क्वेश्चन आएगा कौन से में ओरल आंसर दिया जाता है, कौन से में रिटर्न आंसर दिया जाता है, तो स्टार में ओरल आंसर दिया जाता है और अनस्टार में रिटर्न आंसर दिया जाता है, ओके। स्टार्ट वाले में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड है, अनस्टार्ट में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं अलाउड है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होते हैं? शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो कि कोई बहुत अर्जेंट पब्लिक मैटर हो गया है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर हो गया है, तो उसको नॉर्मल पीरियड में जो नोटिस दिया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए, उससे बहुत ही लेस नोटिस में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्पीकर या चेयरमैन की परमिशन चाहिए होती है ऐसे क्वेश्चन के लिए, और इसमें ये भी ओरली ही आंसर की जा सकते हैं, इसलिए इसमें भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वो जनरली नहीं अलाउड होता। ओरल आंसर दे रहे हैं ना, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउ होगा, ये नो लिखा है, नहीं इसको सही कर लेना, यहाँ पे यस होगा, ओके। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आर अलाउड इन शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, याद रखना इसको, ये करेक्ट लेना, यहाँ पे यस होगा, ओके। चलो मैं पीडीएफ भेजने से पहले इसको करेक्ट कर दूंगा। पार्लियामेंट में कुछ मोशंस होते हैं, देखते हैं कौन कौन से मोशन में क्या चीज़ें होती हैं, है ना। एक 0 आवर भी होता है। 0 आवर क्वेश्चन आवर के बाद तुरंत शुरू होता है, नॉर्मली दोपहर में शुरू होता है, और इसमें मेंबर्स जो है वेरियस इशूज़ रेज करते हैं, ओके। 0 आवर में क्वेश्चन पूछने के लिए कोई नोटिस वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होता है। मोशंस में सबसे पहला मोशन जो है वो कट मोशन होता है, याद रखना। कट मोशन कौन से टूल होते हैं? कट मोशन ये होता है कि देखो अपोजिशन मेंबर यूजुअली इस टूल को यूज़ करते हैं, कट मोशन को। बजट के टाइम पे जब डिस्कशन होता है ना, तो अपोजिशन मेंबर कट मोशन लेकर के आते हैं, बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो है ज़्यादा पैसे डिमांड कर रही है, ज़्यादा इसको रिड्यूस करिए, कट करिए, राइट। तो ये कट मोशंस कहलाते हैं कि जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज जो पैसे डिमांड कर रही है बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कट करिए, इतने पैसे मत डिमांड करिए, इसलिए बोला जाता है कट मोशन, ओके। तो जब भी बजट का प्रेजेंटेशन स्पीकर एडमिट कर लेगा कि अब बजट पर चर्चा शुरू होगी, उसके बाद ही कट मोशन लाया जा सकता है, ये तो ऑब्वियस ही बात है ना। अब ये कट मोशन 3 तरीके के होते हैं, पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट और टोकन कट। जो पॉलिसी कट मोशन होता है उसमें अपोजिशन क्या बोलता है कि ये पॉलिसी ही गलत है, इसके लिए डिमांड करना ही गलत है, और पूरी डिमांड को 1 रुपये मतलब घटा के 1 रुपये तक कर दिया जाता है, पूरी तरह पॉलिसी को डिस्क्रूट कर दिया, राइट। दूसरा होता है इकोनॉमिक कट, कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर थोड़ा सा कम करे ताकि मनी को बचाया जा सके, तो एक स्पेसिफिक अमाउंट का डिमांड की जाती है, इतना कम कर दीजिए, इसको एक्सपेंडिचर थोड़ा कम करिए ताकि हमारे पैसे बचें देश के, ओके। टोकन कट क्या होता है? टोकन कट होता है कोई स्मॉल लोकल ग्रीवेंस को ध्यान में रखते हुए डिमांड जितनी भी की गई उससे 100 रुपये कम कर दीजिए, राइट, ऐसे कुछ होता है उसमें। एक स्पेसिफिक डिमांड होती है कि भाई इतने रुपए कम कर दीजिए, टोकन कट हो गया, ओके, सिम्बॉलिक। टोकन कट एक तरह का बस सिम्बॉलिक जेस्चर होता है, ठीक है, कि भाई जितना बजट दिया है उसके लिए 100 रुपये उसमें से घटा दीजिए किसी भी स्पेसिफिक ग्रीवेंस को एड्रेस करने के लिए, या गवर्नमेंट की इस पॉलिसी बस अपना डिससेटिस्फैक्शन शो करने के लिए 100 रुपये कम करवा दिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देखो जो एडजर्नमेंट मोशन होता है ना, एक तरह का ये एडजर्नमेंट मोशन हो गया, कॉलिंग अटेंशन मोशन हो गया, राइट, ये प्रिविलेज मोशन हो गया, ये सब एक तरह के इमरजेंसी मोशंस होते हैं, अर्जेंसी वाले मोशन होते हैं एक तरह से। तो एडजर्नमेंट मोशन जो होता है ये टेम्परेरीली जो भी पार्लियामेंट का बिजनेस है उसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता है कि हमें कोई बहुत अर्जेंट मुद्दा डिस्कस करना है, बहुत अर्जेंटली डिस्कस करना है, ठीक है, कोई इमरजेंसी आ गई है। ऐसे मोशन को पास होने के लिए 50 से ज़्यादा मेंबर्स का सपोर्ट होना ज़रूरी है,
तभी जाके एडजर्नमेंट मोशन पे चर्चा शुरू होगी। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखना। कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या होता है? ये कोई भी मेंबर खड़ा होगा स्पीकर से परमिशन लेने के बाद, विद स्पीकर्स प्रायर परमिशन, कोई मेंबर खड़ा होगा, किसी एक मिनिस्टर को आवाज़ लगाएगा, मिनिस्टर साहब सुनिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस मुद्दे पे आप थोड़ा ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दीजिए मुझे, ये एक अर्जेंट मुद्दा हो गया पब्लिक मैटर का, इस पर कोई आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा। तो कॉलिंग अटेंशन मोशन इसको बोलते हैं। स्पीकर से परमिशन ली जाती है और मिनिस्टर से जवाब मांगा जाता है कि इस मुद्दे पे, ये जो अर्जेंट मुद्दा हुआ है अभी अभी, इस पर आप ऑफिशियली एक स्टेटमेंट तो रिलीज़ कर दीजिए। ये होता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। ऐसे ही एक होता है प्रिविलेज मोशन। अगर कोई मिनिस्टर, किसी भी मिनिस्टर के अगेंस्ट ये लाया जाता है कि अगर ये कोई मिनिस्टर हाउस को मिसलीड कर रहे हैं, राइट, किसी की फैक्ट को छुपा रहे हैं या फिर किसी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का ब्रीच कर रहे हैं, तो फिर ये प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है। तो एडजर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, प्रिविलेज मोशन, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब ये होता है कि कोई एमपी है, ठीक है, किसी एमपी को लगा भाई ये जो प्रोसीडिंग्स हैं ये स्टैंडर्ड पार्लियामेंट्री रूल्स के अगेंस्ट जा रही हैं, मतलब इस समय जो पार्लियामेंट हाउस चल रहा है ये प्रोसीडिंग्स नॉर्मल रूल्स को फॉलो नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो एमपी खड़क चलाते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर, सुना होगा आपने लोकसभा में स्पीकर सामने चलो सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मतलब प्रोसीडिंग जो है हाउस के रूल्स को फॉलो नहीं कर रही हैं, ठीक है। इस वजह से प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर अलाउ करना है कि नहीं। अगर अलाउ हो गया तो हाउस की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दी जाएंगी, नॉर्मल बिजनेस हाउस का स्टॉप कर दिया जाएगा। ओके, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जब तक पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर फैसला नहीं सुनाएगा तब तक प्रोसीडिंग ये लोग चिल्लाते रहेंगे, प्रोसीडिंग चलती रहेगी, प्रोसीडिंग पॉज हो जाएगी, राइट। तो याद रखना पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस लिए रेस किया जाता है, कोई भी एमपी रेस कर सकता है अगर उसको लगता है कि हाउस के रूल्स फॉलो नहीं हो रहे। तो वोट ऑन अकाउंट, ये वोट ऑन अकाउंट क्या होता है भाई, पता है किसी को? देखो, वोट ऑन अकाउंट इनेबल्स गवर्नमेंट टू ड्रॉ फ्रॉम सीएफआई ड्यूरिंग द गैप बिटवीन बजट प्रेजेंटेशन एंड इट्स अप्रूवल, ठीक है। जब तक बजट को इंट्रोड्यूस किया गया, बजट पे चर्चा चल रही है, बजट पे अप्रूवल होगा, इन सब में लगभग 1 महीने के आसपास लगता है, राइट। उस टाइम पे गवर्नमेंट का खर्चा कहाँ से चलेगा? तो इंटरिम फाइनेंशियल अप्रूवल देती है गवर्नमेंट सीएफआई से, राइट। जब तक पूरा बजट पास नहीं हो जाता उस बीच में गवर्नमेंट इस वोट ऑन अकाउंट के दम पे अपना खर्चा चलाएगी, ठीक है। ये होता है वोट ऑन अकाउंट। उसके अलावा ये गिलोटीन क्या होता है? देखो, बजट डिस्कस करते करते काफ़ी टाइम हो गया, अब लास्ट डे आ गया है, ठीक है, मतलब अब जितना टाइम बजट के डिस्कशन के लिए अलॉट किया गया था उसका आखिरी दिन आ गया है। अब उस आखिरी दिन गवर्नमेंट स्पीकर क्या करेगा? स्पीकर जितने भी पेंडिंग टॉपिक्स हैं, जितने भी अनडिस्कस्ड बजट के आइटम हैं, ठीक है, जितनी भी अनडिस्कस्ड डिमांड ऑफ ग्रांट हैं जिन पे वोटिंग अभी बची हुई है, स्पीकर क्या करता है? उन सभी आइटम्स को एक साथ लाता है और बोलता है अब इन सब पे एक साथ वोटिंग कर दीजिए। इन सभी पे अलग अलग डिबेट नहीं होगी, जितनी होनी तो हो गई, क्योंकि अब आखिरी दिन है, आज ही तक के लिए हमने डिसाइड किया था बजट पर चर्चा आज तक ही होगी। तो सारे मुद्दे जो बचे हुए हैं, ऑल आउटस्टैंडिंग मैटर्स ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, वो सभी एक साथ वोटिंग के लिए रख दिए जाएंगे और उस पर डिस्कशन अब नहीं होगा, ठीक है। इसी को बोला जाता है गिलोटीन, ताकि ये जो रनिंग ऑफ टाइम है उसको अवॉइड किया जा सके। कोरम तो मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 100 1/10 ऑफ द टोटल नंबर शुड बी देयर, राइट, टू मतलब इतने चीज़ें, इतने मेंबर्स होंगे तभी हाउस में बिजनेस वगैरह होगा, राइट। अगर कोरम नहीं है तो स्पीकर हाउस को सस्पेंड कर देगा, एडजर्न कर देगा मीटिंग को। अब यहाँ पे है नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेंसर मोशन, इन दोनों में थोड़ा सा ना डिफरेंस अच्छे से समझ लेना, बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं यहाँ। देखो, सबसे पहले देखो आप सेंसर मोशन। सेंसर मोशन क्या होता है? इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट इंडिविजुअल मिनिस्टर, मतलब आप इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट भी मूव कर सकते हो सेंसर मोशन को, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट भी मूव कर सकते हो, और एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट भी मूव कर सकते हो। पहली बात तो ये याद रखना, ओके। जो आपका सेंसर मोशन होता है वो इंडिविजुअल मिनिस्टर्स के अगेंस्ट भी हो सकता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट भी हो सकता है, और पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी हो सकता है, ठीक है, याद रखना। ये टारगेट, पहले देखो सेंसर मोशन के टारगेट ऑडियंस कौन है, इंडिविजुअल मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, इट कैन ओनली बी मूव्ड अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं कर सकते आप। तो उससे बड़ा डिफरेंस तो ये हो गया दोनों में, राइट। इसके अलावा याद रखना कि अगर सेंसर मोशन लाना है तो आपको रीजंस बताने पड़ेंगे, क्या रीजंस हैं आपके, क्या चार्जेस हैं, क्यों इस मिनिस्टर के अगेंस्ट आप सेंसर मोशन ला रहे हो। नो कॉन्फिडेंस विजन में आपको कोई रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है, नो कॉन्फिडेंस लिए नो रीजंस आर रिक्वायर्ड, ओके। दोनों में डिफरेंस समझते चलो। इम्पैक्ट क्या होगा अगर सेंसर मोशन पास हो गया, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो इम्पैक्ट क्या होगा? सेंसर मोशन पास अगर हो गया तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सेंसर मोशन अगर पास हो गया तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखना
कि एक मैसेज चला जाता है कि सेंसर मोशन ने रिप्रिमांड कर दिया है किसी भी गवर्नमेंट को या मिनिस्टर को। ओके, वहीं अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो गवर्नमेंट को तुरंत रिजाइन करना पड़ेगा और गवर्नमेंट अपनी लोकसभा में मेजॉरिटी खो देती है। इसका यही मतलब हुआ ना। सेंसर मोशन में रीज़न बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेंसर मोशन हमेशा किसी स्पेसिफिक पॉलिसी के अगेंस्ट आता है या किसी स्पेसिफिक एक्शंस के अगेंस्ट आता है, चाहे किसी मिनिस्टर ने कोई एक्शन लिया हो, कलेक्टिवली कुछ मिनिस्टर्स ने एक्शन लिया हो, तो स्पेसिफिकली किसी मुद्दे पे सेंसर मोशन लाया जाता है। वहीं जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो अक्सर ऐसे भी ला सकते हो, कोई रीज़न तो बताना नहीं है, तो बस टेस्ट करना है कि गवर्नमेंट की अभी भी लोकसभा मेजॉरिटी है कि नहीं, इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना। ओके, स्पीकर डिसाइड करता है कि अगर सेंसर मोशन ऑर्डर में है कि नहीं। ओके, लेम डक सेशन क्या होता है? जो फाइनल सेशन होता है आउटगोइंग पार्लियामेंट का, राइट, यानी कि लोकसभा का। जब नई पार्लियामेंट आती है, राइट, मतलब नई लोकसभा का चुनाव हो चुका है, तो पुरानी पार्लियामेंट एक बार लास्ट टाइम मिलती है डिसॉल्व होने से पहले। ओके, अब सोचो वहाँ पे कैसा माहौल है, नए लोग इलेक्ट होके आ गए हैं लेकिन पुरानी पार्लियामेंट मीट कर रही है। तो इसमें कुछ लोगों को पता है कि हमारी कुर्सी अब जा चुकी है, हम लोग जा रहे हैं आउटगोइंग, आज हम जाने के लिए आए हैं, हम लोग री इलेक्ट नहीं हो पाए इस बार। ठीक है, तो इन लोगों को लेम डक बोला जाता है, मेंबर्स हु डिड नॉट गेट री इलेक्टेड। इन लोगों की जो लास्ट मीटिंग होती है उसको बोलते हैं लेम डक सेशन। शैडो कैबिनेट, सिंपल सी बात है कि जो अपोजिशन मेंबर्स होते हैं अपने आप को शैडो मिनिस्टर बना के रखते हैं कि जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसका हर एक अपोजिशन लीडर के पास भी एक एक रहेगा, राइट। तो एक पैरेलल कैबिनेट चलता है, उसको शैडो कैबिनेट बोलते हैं। इतनी सारी बातें आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स पार्लियामेंट के पता होने चाहिए। बाकी लीडर ऑफ अपोजिशन, यस, लीडर ऑफ अपोजिशन को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिला है अंडर द एक्ट ऑफ, कौन सा एक्ट, 1997 का लीडर ऑफ अपोजिशन एक्ट। ओके, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा और राज्यसभा में होंगे। सबसे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन का ऑफिशियल स्टेटस किसको दिया गया, तो वाई बी चवन को दिया गया था। ओके, लीडर ऑफ अपोजिशन जो रैंक होती है वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होती है रैंक। आगे ये 3 तरह के फंड के बारे में जान लो। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसका आर्टिकल है 266, अभी याद करवा दूंगा। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का आर्टिकल 266 याद रखना। और इसमें क्या होता है, कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं, गवर्नमेंट के जो भी टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ होते हैं वो सब इसमें आके जमा होते हैं। जो भी गवर्नमेंट पैसे बोरो करती है, लोन रेज करती है, वो सभी पैसे CFI में आके जमा हो जाते हैं। ठीक है, जो भी पैसे रीपेमेंट ऑफ लोन के थ्रू गवर्नमेंट पास आती है वो भी CFI में आके जमा हो जाती है। ठीक है, ये मेन गवर्नमेंट फंड है, सभी नॉर्मल एक्सपेंडिचर CFI से ही किए जाते हैं। तो फिर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया क्या होता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया होता है, ये भी 266 के तहत आता है। ठीक है, बट ये गवर्नमेंट का खुद का पैसा नहीं होता है, ये वो पैसा होता है जो कि गवर्नमेंट किसी और के बिहाफ पे होल्ड करके रखती है। जैसे जो प्रोविडेंट फंड मिलता है एम्प्लॉयज़ को, वो गवर्नमेंट पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में रखती है। स्मॉल सेविंग्स हैं लोगों की, वो यहाँ पे है, डिपॉजिट्स है लोगों के, वो यहाँ पे हैं। तो गवर्नमेंट बेसिकली पब्लिक अकाउंट फंड के ट्रस्टी के तौर पे एक्ट करती है, कस्टोडियन के तौर पे एक्ट करती है। गवर्नमेंट का मेन फंड यही है, ये सिर्फ एक ट्रस्टी के तौर पे गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखा है, राइट। यानी कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से फंड निकालना है तो उसको पार्लियामेंट्री वोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन CFI से पैसा निकालने हैं तो पार्लियामेंट्री वोट की ज़रूरत पड़ेगी। समझ आ रहा है डिफरेंस? वैसे ही होता है कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड नाम से पता चल रहा है भाई, कंटिजेंसी के टाइम पे आएगा। ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 एक्ट के तहत बनाया गया है। इसमें क्या होता है, कोई भी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर अगर आ गया, अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस आ, कोई डिजास्टर आ गया, कुछ हो गया, तो गवर्नमेंट नॉर्मल पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का तो वेट करेगी नहीं भाई, वोटिंग हो तब हम CFI से पैसा निकालें। तो ऐसे टाइम के लिए कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जाता है। ठीक है, नॉर्मल पार्लियामेंट्री अप्रूवल से बचने के लिए, कोई मेजर डिजास्टर हो गया, इमीडिएट एक्सपेंडिचर चाहिए, तो गवर्नमेंट तुरंत कंटिजेंसी फंड से पैसा निकाल के हेल्प पहुँचा सकती है। ओके, ये सारे जो पार्लियामेंट बाद में इसको ऑथराइज़ कर देता है, इस खर्चे को। ठीक है, इस खर्चे को ऑथराइज़ करता है और फिर उसके बाद कंटिजेंसी फंड में वापस पैसे डाल दिए जाते हैं, बट उस टाइम तुरंत गवर्नमेंट विड्रॉ कर सकती है। बट ये कैसे याद रखोगे कि कंसोलिडेटेड फंड का आर्टिकल 266 है और कंटिजेंसी का 267, ये चीज़ याद कैसे रखोगे भाई? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, यहाँ पे बिना पार्लियामेंट्री के अप्रूवल के ताले नहीं खोलेंगे। 2 ताले लटके हुए हैं, ताले है ना, कितने ताले हैं, 2 ताले। ये लॉक होते हैं, लॉक ऐसा ही होता है ना, कुछ ऐसा शेप होता है, समझ लो ये 2 ताले लटके हुए हैं। ठीक है, 2 ताले लटके हुए हैं, जब तक पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करेगा तब तक ये 2 ताले खोलेंगे नहीं, राइट। लेकिन वहीं कोई कंटिजेंसी आ गई तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है चलो इधर एक ताला खोल लो, तो 2 ताले लटके थे, 1 ताला खुल गया, पैसे निकल गए, राइट। इस तरह से यहाँ पे 2 ताले लटके हैं, यहाँ पे 1 ताला खुल गया, तो याद हो गया ना। अब लास्ट में दिया है कि राज्यसभा में कौन से स्टेट का कितना रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, पहले तो जान लो राज्यसभा में टोटल कितनी सीट्स है, मैंने बताया 250, राइट। 238 किसके लिए, जो इलेक्ट होके आए उनको, और बाकी 12 नॉमिनेटेड के लिए। करेंटली जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उस पर दिया हुआ है कि राज्यसभा में 233 इलेक्टेड मेंबर्स हैं और 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, राइट। टोटल अभी 245 मेंबर्स ही हैं, 250 तो इसकी स्ट्रेंथ ही है ना। तो ये सारी बातें याद रखने वाली बात। तो
और याद रखना कि सबसे हाईएस्ट स्टेट जो हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में है, यूपी में देखो 31 सीट्स राज्यसभा के, यूपी की 31 सीट्स राज्यसभा में। ओके, महाराष्ट्र की 19 है, तमिलनाडु की 18 है, वेस्ट बंगाल की 16 है। तो टॉप 4 तो याद ही रखना, ये टॉप 4 5 तो याद ही रखना। अगर अरेंज करने को आएगा सीक्वेंस में तो यही आएगा, और आता भी है, पहले पूछा भी गया है, ठीक है। बट याद रखना, अगर ये आपने स्टार्टिंग के 4-5 याद रख लिया ना, तो ये 4-5 उन ऑप्शन में रहेंगे जहाँ पे मैच करने को आएगा, तो इनके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सारा नहीं याद रख सकते, बट ये सारे तो याद रख सकते हो ना। चलो इसको याद करने की कोशिश करते हैं। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड देखो 3-3 है, ठीक है, 3-3 सीट्स हैं। मेनली आप कभी भी ट्रिप पे जाते हो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड तो मेनली 3 दिन के लिए जाते हो, ज़्यादा टाइम किसके पास है, राइट। 3 दिन चले गए इधर हिमाचल प्रदेश, 3 दिन उत्तराखंड, फ्राइडे सैटरडे संडे, राइट। और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड कभी जाओगे ना तो आप देखना दिल्ली होके ही जाओगे, दिल्ली से ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी इन जगहों की। तो 3 दिल्ली में भी है, ठीक है। 3-3-3 ये तो याद हो गया भाई, दिल्ली से हम उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश घूमने चले गए। ये राज्यसभा की सीट्स की बात कर रहा हूँ कि दिल्ली की कितनी सीटें राज्यसभा में, उत्तराखंड की कितनी है, हिमाचल प्रदेश कितनी है, ठीक है। तो एक बार इन सबको ही ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि मैच करने के पूछे गए हैं पहले भी, ठीक है। आप सोचोगे ये क्वेश्चन क्यों पूछ लिया, बट पूछता है। तो हिमाचल प्रदेश 3, उत्तराखंड 3, दिल्ली 3, ये तो याद हो गया, ठीक है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर, इसकी भी 3 है। सिमिलरली जम्मू कश्मीर की भी 4 सीट्स हैं, लद्दाख की तो फिलहाल 0 है, बट जम्मू कश्मीर की 4 सीट्स हैं, याद रखना, ओके। और बचा क्या, पुदुचेरी भी स्टेट लेजिस्लेचर है, उसकी 1 है, ठीक है। पहले सारे 1 वाले देख लेते हैं, 1 वाले तो अपने आप पे याद रख लेना, ठीक है। देखो ज़्यादातर जो ये रहा 1, पुदुचेरी की भी 1 है, गोवा की 1 है, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये सब 1 वाले हैं। तो 1 वाले अलग से देख लेना एक बार, इन सब के 1 है, छोटे छोटे स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट से ज़्यादातर। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 3-3 है, बाकी देखो ज़्यादातर तो आपको मिलेंगे 1-1-1 ही मिलेंगे, राइट। पुदुचेरी की भी 1 है, दिल्ली की 3 है, जम्मू एंड कश्मीर की 4 है, हिमाचल, यूके, इन सब की 3-3 है, ओके। छत्तीसगढ़ और हरियाणा को कैसे याद रखोगे, दोनों की 5-5 सीट है। छत्तीसगढ़ और हरियाणा को 5-5 सीट है, याद रखने की ट्रिक है। देखो छत्तीसगढ़ यानी कि आपका सपोज किसी के साथ 36 का आंकड़ा है, किसी के साथ आपका 36 का आंकड़ा हो गया, लड़ाई करने की मूड में आ गए हो। अब लड़ाई करनी पड़ेगी भाई, 36 का आंकड़ा हो गया है तो एक हाथ आपका उठेगा, एक हाथ उठा आपका, राइट। बहुत गंदी ड्राइंग है, भूल जाना इसके बाद कभी ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ, ठीक है। एक हाथ आपका उठा है भाग्य की अच्छी रेखाओं के साथ, दूसरा हाथ सामने वाले का भी उठा, ठीक है। 5-5 उंगलियों वाले हाथ 2 उठे, इसकी रेखाएं ज़्यादा बड़ी थी। अब ये दोनों हाथ आपस में लड़ेंगे, लड़ाई तो करनी पड़ेगी क्योंकि 36 का आंकड़ा हो गया है, 5-5 उंगलियां आपस में भिड़ेंगी। अब या तो आप हार जाओगे या नहीं हारोगे, हार या ना हार, मगर 5-5 उंगलियों वाले हाथों की लड़ाई तो होगी, क्योंकि 36 का आंकड़ा है। तो छत्तीसगढ़ हरियाणा में 5-5 सीट है, इस तरह से याद रखना, ओके। स्टार्टिंग वाले 4 तो आपको याद ही हो जाएंगे अपने आप। यूपी महाराष्ट्र बड़े बड़े स्टेट हैं, तो सबसे ज़्यादा यूपी का है, फिर 19 का है, सॉरी महाराष्ट्र का है, राइट। तो इसको आप मैप में भी कर सकते हो, यूपी बीच में है, 31 सीट लेके बैठा हुआ है, राइट। और उसके बाद महाराष्ट्र चले जाओ इधर, ये 2nd नंबर पे है, ठीक है। और फिर आगे बिल्कुल साउथ में तमिलनाडु 18 नंबर पे है, फिर वेस्ट बंगाल और बिहार आसपास दोनों 16-16 है। तो ये वाला तो अपने आप याद हो जाएगा आपको, ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। उत्तर प्रदेश 31, फिर 19, फिर तमिलनाडु 18, फिर वेस्ट बंगाल बिहार तो पहले एक ही थे दोनों मिला करके, तो 16-16 इनका है, राइट। ये चीज़ याद रखना, 31, 19, 18, 16-16, यहाँ तक तो आप ऐसे ध्यान से फोकस रीडिंग मारोगे तब भी याद हो जाएगा। कर्नाटक कैसे याद रखोगे, 12, कोई बार बार नाटक करेगा तो बोलोगे ना बार बार नाटक मत कर, तो कर्नाटक की 12 सीट है, याद रखना। मैं इसको वर्ड कनेक्शन देके इसलिए इतना जोर डाल के पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग बस टेबल गो थ्रू कर लेते हो, सोचते हो 10-12 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, नहीं याद होता है। थोड़ा सा इसमें ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी तभी ये चीज़ें दिमाग में लॉन्ग टर्म तक बैठेंगी, ठीक है। मैं भी चाहूँ तो रीड करके निकल सकता हूँ, बट मेरा काम है आपको याद करवाना, बिकॉज आई एम डूइंग माई वर्क ऑनेस्टली एंड एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू डू योर वर्क ऑनेस्टली एंड पार्टिसिपेट इन दिस इनिशिएटिव ऑनेस्टली, ओके। आंध्र प्रदेश की भी 11 है, गुजरात की भी 11 है, मध्य प्रदेश की भी 11 है। ये 11-11 वाला तो याद करना बहुत ईजी है। आप मैप को विजुलाइज करो, आंध्र प्रदेश यहाँ है, मध्य प्रदेश यहाँ है, गुजरात यहाँ है, एक सेंट्रल लाइन ड्रॉन करो, 11-11-11 लिख दो और मेक अ विश पूरी हो जाएगी, राइट। इस तरह से याद रखना। राजस्थान उड़ीसा यहाँ पे 10-10 है, कैसे याद रखोगे। राजस्थान में बहुत सारी रेत है, हमेशा डस्ट उड़ती रहती है ना, तो 10 याद रखना। उड़ीसा में साइक्लोन आता है, साइक्लोन से तूफान आता है तो भी बहुत डस्ट उड़ती है, तो दोनों जगह बहुत डस्ट उड़ती है, राजस्थान में भी उड़ीसा में भी, ओके, याद रखना। केरला में 9 सीट्स हैं, ये तो याद रखना बहुत ईजी है भाई। करेला खाओगे, नो, कौन खाता है करेला, कोई नहीं खाएगा, सब नो ही बोलते हैं, नहीं खाऊंगा, नो, 9 नो, याद रखना, ओके। आसम, पंजाब, तेलंगाना तीनों के 7-7 सीट्स हैं, तो इनका याद करना बहुत तरीका है। कोई आपके साथ हमेशा बहुत आपका साथ देता है, अगर साथ हमेशा रहता है, तो ये पहली बात तो आपको बहुत औसम लगेगा इंसान, हमेशा आप उसकी तारीफ़ करोगे, बहुत औसम बंदा है, मेरे साथ रहता है हमेशा।
ठीक है। पंजाब यानी पांचों उंगलियां आपके हाथों में हाथ डाल के चलने वाला कोई है तो वही आपका साथ देगा। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि जो आपका साथ दे रहा है कहीं आपको सिर्फ तेल लगाने के लिए तो नहीं है, सिर्फ चापलूसी लगाने के लिए तो आपका साथ नहीं दे रहा है। तो औसम तो है, पांचों उंगलियां हाथ में हाथ डाल के तो चल रहा है, बट कहीं सिर्फ आपकी चापलूसी के लिए तो नहीं, सिर्फ तेल लगाने के लिए तो नहीं। तो साथ 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 याद रखना। ओके। एक झारखंड की 6 सीट है, देखता हूँ इसकी ट्रिक कौन कमेंट में बताता है, देखनी है मुझे। ठीक है, देखता हूँ कुछ आप लोग करते हो, सब मुझसे ही करवा रहे हो। बाकी इधर वाले 1-1 है, इनकी लिस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना। ये पुदुचेरी 2 बार लिख गया, एक ही बार होगा। ओके। अब लोकसभा की तरह यहाँ राज्यसभा की तरह यहाँ पे लोकसभा का भी रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, राइट। याद रखना राज्यसभा में तो ज़रूरी है हमारे लिए सबकी किस स्टेट की कितनी सीट्स हैं याद रखना, मगर लोकसभा में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लोकसभा के वो सीट का नंबर नहीं पूछते। जनरली वो क्रोनोलॉजी पूछते हैं कि इनको सीरीज़ में अरेंज करिए, लोकसभा में कितनी सीट्स कौन से स्टेट की है, राइट। राज्यसभा में वो नंबर पूछते हैं क्योंकि कम नंबर है ना। लोकसभा में बहुत सारे स्टेट्स की कितनी सीट्स है वो नहीं पूछते ज़्यादातर, बट फिर भी आपको टॉप 6 का तो याद करके ही जाना MP तक का। ठीक है, टॉप 6 तक की क्रोनोलॉजी याद कर लो तो ये लिस्ट आपकी काफ़ी है। बाकी गो थ्रू करते रहना अपने हिसाब से। मैं आपको ये टॉप 6 की क्रोनोलॉजी याद करा देता हूँ। सबसे ज़्यादा है सीट यूपी की, राइट, बीच में यूपी आता है, ये फर्स्ट नंबर पे है। उसके बाद बिल्कुल वेस्ट चले जाओ, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है। थर्ड नंबर पे वेस्ट बंगाल है, बिल्कुल ईस्ट में, तो यूपी सेंटर में है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे वेस्ट में है, और थर्ड नंबर पे ईस्ट वाला है, वेस्ट बंगाल। अगर आपको फोर्थ ढूंढना है, ठीक है, तो यूपी के बिल्कुल बगल में जो बिहार है वो यहीं पे है 40 सीट के साथ। ठीक है, 80 जो है यूपी की थी और 40 उसकी जस्ट हाफ बिहार की है, राइट। तो यूपी बिहार की तो याद रखना 80-40 80-40। ठीक है, और अगर आपको इन चारों के अलावा, भाई देखो ये चारों तो याद करना आसान था सीक्वेंस। यूपी बीच में है, फिर वेस्ट में गए महाराष्ट्र, ईस्ट में गए वेस्ट बंगाल, और यूपी का पड़ोसी है बिहार, तो 80 का हाफ 40 सीट यहाँ पे है। अगर आपका 5वें नंबर का राज्य जानना है जिसकी सबसे ज़्यादा सीट्स है लोकसभा में, तो बिल्कुल साउथ जाना पड़ेगा और तमिलनाडु जाना पड़ेगा। तमिलनाडु 5वें नंबर पे है, ठीक है, 39 सीट के साथ। और अगर आपको इसके बाद का भी याद करना है तो वापस आना पड़ेगा बीच में, और यहाँ पे MP बिल्कुल सेंटर में जाना पड़ेगा। 29 सीट्स, 39-29। ओके, इतना 6 तो याद कर ही लो, राइट। ये इतने MP तक के याद कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मन करे देखते रहना, इसलिए इसको गो थ्रू करते रहना। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू रिमेंबर एवरीथिंग, बट हाँ, लोकसभा के टॉप 5-6 याद कर जाना। अगर मैच द कॉलम में क्वेश्चन भी आएंगे ना तो इनके नंबर भी याद कर लेना। मैच द कॉलम में क्वेश्चन आएंगे तो ये 5-6 में से एक ना एक ऑप्शन में रहता ही है, तो आपका वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई लेक्चर्स। आई होप लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया आई थिंक, बट मैंने कोशिश की है कि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो कवर हों, और मैंने पूरी ऑनेस्टली कोशिश करी है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं। एंड कीप रिवाइजिंग, आई ट्रस्ट ऑल ऑफ यू। आप लोग बहुत अच्छा करोगे एग्जाम में, जो लोग कंसिस्टेंटली बने हुए हैं। ऑल माई प्रेयर्स एंड गुड लक्स टू यू ऑल। टेक केयर, कीप रिवाइजिंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।